हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं इकोनॉमी का। ठीक है, लास्ट हमने ये पढ़ा था एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स, उसके बाद डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ठीक है, तो इंडिया और मॉरिशस ने भी साइन किया एक प्रोटोकॉल जहाँ पे उनका डीटीए को अमेंड किया है। ठीक है, इसके अंदर क्या चेंजेस लेके आए हैं? वो चेंजेस लेके आए हैं एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट लेके आए हैं। नाम से समझ आ रहा है कि प्रिंसिपल पर्पस क्या है। तो अगर PPT lays out that conditions that tax benefits under treaty will not be applicable if obtaining that duty benefit was the principal purpose। अगर वो स्पेसिफिकली वो ड्यूटी बेनिफिट ही लेने का अगर प्रिंसिपल पर्पस था तो फिर ये ट्रीटी एप्लीकेबल नहीं होगी। बेसिकली वो जो कि गलत प्रैक्टिसेस हैं उनको रोकने की बात कर रहा है। तो डीटीए है क्या? ये एक एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में जहां पे डबल टैक्सेशन ना हो किसके ऊपर। कि अगर मान लो इंडिया और मॉरिशस के बीच में अगर एग्रीमेंट है तो इंडिया में अगर टैक्सेशन लग रहा है तो मॉरिशस में ना लगे, और मॉरिशस में लग रहा है तो इंडिया में ना लगे। ठीक है, तो ये इंडिया और मॉरिशस में साइन हुआ था 1982 में और अमेंड हुआ तो 2016 में। लेकिन कंपनीज क्या करती है, अब मॉरिशस में क्या है कि टैक्स कम है और इंडिया में टैक्स ज्यादा है, तो क्या करेगी कि वो सारा प्रॉफिट जो दिखा देगी वो मॉरिशस वाली में दिखा देगी और इंडिया वाले में कोई प्रॉफिट नहीं दिखाएगी। इससे क्या होगा, और फिर मॉरिशस के अंदर टैक्स नहीं है तो वहां बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो टैक्स हेवन कंट्रीज हो जाएगी। तो जैसे लिखा है कि बीईपीएस के टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज यूज बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस दैट एक्सप्लॉइट gaps and mismatches in tax rules avoiding tax. This is done by artificially shifting profits from higher tax to lower tax or no tax location। ठीक है, नाम में क्या है, बेस इरोजन इन प्रॉफिट शिफ्टिंग, कि प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हो और बेस को इरोड कर रहे हो, जो आपका बेस था उसको इरोड करके आपने प्रॉफिट को शिफ्ट कर दिया। ठीक है, अब ये एक है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर एमएपी। इसमें क्या होता है, ये एक ऑल्टरनेटिव होता है जहां पे टैक्स पेयर जो है टैक्सेशन डबल टैक्सेशन डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन एमएपी और एपीए में क्या डिफरेंस है? एमएपी म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर और एपीएस एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। एमएपी जो रिजोल्व करता है बाद वाले डिस्प्यूट्स रिजोल्व करता है, और एपीए जो होता है एडवांस, नाम में क्या है, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये प्रिवेंट करता है ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट्स, तो प्रिवेंट करता है। तो दिस इज प्रिवेंशन वाला थिंग, दिस इज लेटर रेजोल्यूशन वाला थिंग। ठीक है, अब एक यूएन ग्लोबल टैक्स ट्रीटी है, तो इसमें क्या करना चाह रहे हैं, ग्लोबल टैक्स ट्रीटी बनाना चाह रहे हैं सो दैट एक इंटरनेशनल टैक्स सिस्टम हो जो कि लेजिटिमेट, फेयर, स्टेबल वगैरह वगैरह हो। ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज जो है इंक्लूडिंग इंडिया लार्जली वोटेड इन फेवर में इन्होंने वोट किया है। लेकिन ये जो डेवलप्ड कंट्रीज इंडस्ट्रियलाइज नेशन है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, यूके, यूएसए, इन्होंने अगेंस्ट किया है इसके। ठीक है, और कौन से ग्लोबल इनिशिएटिव है इंटरनेशनल टैक्सेशन सिस्टम के लिए? यह एक ओईसीडी का ग्लोबल मिनिमम टैक्स है जहां पे वो मिनिमम इफेक्टिव रेट 15% करने की बात कर रहे थे कॉर्पोरेट प्रॉफिट में, कि 15% टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जैसे मॉरिशस में अगर बोला 2.5%, तो 12.5% इंडिया में लगेगा, तो 15% तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, उसके अलावा एक मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बीईपीएस है, इंडिया ने भी साइन किया है इस कन्वेंशन को 2017 में, वगैरह वगैरह है। एक बस मेन ये वाली चीज है, बाकी ठीक है। उसके बाद एक ड्यूटी ड्रॉबैक करके है, तो ऐसा कुछ खास काम का नहीं है। सीबीआई से देख लो क्या होता है। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अब विंडफॉल टैक्स क्या होता है? विंडफॉल टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट्स ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज दैट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंटली अबव एवरेज प्रॉफिट्स। कि सडनली अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके ऊपर विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। बस इतना सा जानने की जरूरत है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। कि सडनली बहुत ज़्यादा कमाई हो गई है किसी इंडस्ट्री को या किसी सेक्टर को, तो वहां विंडफॉल टैक्स लगता है। अब नेक्स्ट है पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो अभी तक ये काफी न्यूज में डीपीआई करके, क्योंकि जैसे जैसे टेक बढ़ते जा रहा है, डिजिटल इंडिया वगैरह हो रहा है, तो डीपीआई काफी न्यूज में। तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है? ये एक शेयर्ड डिजिटल सिस्टम है जो कि सिक्योर होना चाहिए, इंटरऑपरेबल होना चाहिए, ओपन स्टैंडर्ड्स और स्पेसिफिकेशन में बेस होना चाहिए, कोई ना कोई लीगल फ्रेमवर्क से गवर्न होना चाहिए। ठीक है, क्या नहीं है, जो भी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री टू डीपीआई, जो भी इंटरवेंशन कॉम्प्लीमेंट्री टू डीपीआई, वो सब नहीं है। जैसे अगर आपका एक्सेस बढ़ा रहा है टू मोबाइल इंटरनेट बाय फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब डीपीआई नहीं है। कोई डिजिटल प्रोसेस है जो कि प्राइवेट इनोवेशन इनेबल नहीं कर रहा है, ऐसे इतना कुछ खास काम का नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल एडवांसमेंट ऑफ डीपीआई। ठीक है, एक है वन फ्यूचर अलायंस। ठीक है, ये था
इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंदर इसको वॉलंटरी इनिशिएटिव था, वन फ्यूचर अलायंस। ठीक है, इसमें क्या था कि आप इंप्लीमेंट करोगे डीपीआई इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। इंडिया ने पूरे G20 में लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज जो है, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन पे फोकस किया है। ठीक है, G20 इंडिया की प्रेसिडेंसी में वन फ्यूचर अलायंस। दूसरा है ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी। ठीक है, ये लॉन्च हुआ था G20 वर्चुअल लीडर समिट इन 2023 में। ठीक है, फिर एक है ईयू का ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। इसने डिप्लॉयमेंट ऑफ डीपीआई इन अदर कंट्रीज, इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर करेगा कि वो डीपीआई अदर कंट्रीज में लगाएगा। ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। ठीक है, फिर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई वगैरह हमको पता ही है। यूपीआई क्या है, लॉन्च हुआ 2016 में। इसको किसने लॉन्च किया था? एनपीसीआई ने। एनपीसीआई क्या है, इनकॉर्पोरेट हुई थी 2008 में आरबीआई के थ्रू और इंडियन बैंक एसोसिएशन के थ्रू। किसके अंदर? अंडर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007। ठीक है, फिर आरबीआई ने इंक्रीज किया यूपीआई की लिमिट को 1 लाख से 5 लाख पर ट्रांजेक्शन। ठीक है, पहले एक यूपीआई की लिमिट 1 लाख थी, अब यूपीआई 1 लाख से 5 लाख हो गया है। ठीक है, यूनिक फीचर ऑफ यूपीआई क्या है? सिंगल क्लिक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। बाकी सब इजी चीजें हैं, आपको यूपीआई के बारे में सब पता है, तो ऐसा जितना याद करने की जरूरत नहीं है। यूपीआई की और वेरिएंट्स क्या है? यूपीआई 123 पे है, 2022 में चालू हुआ था, ताकि फीचर फोन में भी ये यूपीआई आप यूज कर सको, कीपैड वाले फोन, फीचर फोन, और 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है। ठीक है, फिर ये यूपीआई लाइट है, जहाँ पे लो वैल्यू ट्रांजेक्शन बिना यूपीआई पिन यूज करे कर सकते हो। और इसकी ट्रांजेक्शन लिमिट ने भी आरबीआई ने बढ़ा दी है, 500 से 1000 कर दी है, और वॉलेट की लिमिट 2000 से 5000 कर दी है। ठीक है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूपीआई करने के क्या क्या किया है? एक एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड भी बनाया गया है। ठीक है, ये सेटअप हुआ 2020 में एनपीसीआई के थ्रू। एक यूपीआई वन वर्ड है, जहाँ पे ट्रेवलर्स जो हैं वो सीमलेस ट्रांजेक्ट कर सकते हैं मर्चेंट और वेंडर्स को। जैसे बाहर के फ्रेंच के मिनिस्टर आए, जर्मन के मिनिस्टर आए, वो सब्जी उब्जी ले रहे हैं, तो यूपीआई वन वर्ड से वो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इतना कुछ काम का नहीं है। अब प्रोजेक्ट नेक्सस, ये क्या है? रिजर्व बैंक ने एक प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन किया है। प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है कि एक मल्टीलेटरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव है, जो कि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट कर देगा बाय इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। जैसे हमारे यहाँ पे क्या यूपीआई है, तो इस तरीके से जहां जहां भी जो भी इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है, उन सबको लिंक करेगा, क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट करेगा। ये प्रोजेक्ट नेक्सस है। ये किसने कंसेप्चुलाइज किया था? इनोवेशन हब ऑफ बीआईएस, बैंक ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटलमेंट्स। फिर बीआईएस स्टेब्लिश कब हुआ था? 1930 में। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? बेजल, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ओन्ड बाय 63 सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई। इजी है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फिर सेबी के बारे में है, तो ये न्यूज़ इतना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। बट सेबी है क्या? सेबी जो है नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, 1988 में बनी थी थ्रू रेजोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। बाद में स्टेचुटरी बॉडी बन गई थी 1982 में अंडर सेबी एक्ट ऑफ 1992। हेडक्वार्टर का है इसका मुंबई। ठीक है, और क्या क्या इनिशिएटिव है? स्कोर्स 2.0 इनिशिएटिव है इसका, जहाँ पे रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर कंप्लेंट्स होती है 21 कैलेंडर ईयर्स के अंडर अंडर। और ये ऑटो राउटिंग भी करता है कंप्लेंट्स की अपने आप कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी के पास में। फिर उसके अलावा एक पंप एंड डंप स्कीम है, जहाँ पे एसबीआई ने बैन कर दिया इंडिविजुअल जो कि पंप एंड डंप स्कीम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन होता है और आर्टिफिशियली इन्फ्लेट कर दिया जाता है स्टॉक प्राइस को थ्रू फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू। ये भी इसका है, पंप एंड डंप स्कीम। ठीक है, फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं इसका, फिर एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है इसका। तो ऐसा जितना कुछ ठीक है, मतलब इतना काम का नहीं है। अब सेटलमेंट साइकिल जो थी इनिशियली हमारी थी T+2। T+2 के बाद हम T+1 पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, 2023 में इंडिया शिफ्ट हुआ T+1 में। अभी बात चल रही T+0 की, जहां पे ट्रेड शेल हैपन ऑन द सेम डे आफ्टर द क्लोजर ऑफ मार्केट। इससे क्या होगा? जो ये जो T+2 वाले में क्या होता है कि फिर ना ये काफी सारे फ्रॉड्स वगैरह हो जाते हैं, तो जितना जल्दी हम करेंगे उतने फ्रॉड्स कम होने लग जाएंगे। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होगा? वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगा। ये सब बेसिक है, ये तो चीजें समझ आ रही है। फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई क्या है? ये हेडक्वार्टर का है मुंबई में। इनकॉर्पोरेट कब होता है? 1992 में। इसको स्टॉक एक्सचेंज आर सेबी ने कब रिकॉग्नाइज किया था? 1993 में। इसने ऑपरेशन कब चालू किया? 1994 में। ठीक है, इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है बाय मार्केट कैपिटल। और निफ्टी 50 जो इसका इंडाइसेस है, वो क्या करता है? ये फ्लैगशिप स्टॉक मार्केट इंडेक्स ऑफ एनएसई है। इसमें डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक इंडेक्सेस फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स है ना, टॉप 50 नहीं है, वेरियस सेक्टर्स के डाइवर्सिफाइड 50 है। ठीक है, ये याद रखना है। एनएसई इंडेक्सेस लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट ईवी इंडेक्स है, एक ईवी इंडेक्स भी एनएसई ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर कोलोकेशन,
कोलोकेशन क्या होता है कि अलाउज ब्रोकर्स टू प्लेस देयर सर्वर्स ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पे ही सर्वर्स रख देते हैं, तो फटाफट उनको मतलब फटाफट उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उस हिसाब से वो बाय एंड सेल कर देते हैं। तो कोलोकेशन मतलब ये होता है प्रॉक्सिमिटी, मतलब पास में होस्ट कर रहे हो आप इस चीज को, ठीक है, सीधा वायर लगा के। फिर है फाइनेंशियलाइजेशन, ठीक है। फाइनेंशियलाइजेशन क्या होता है? ये प्रोसेस है वेयर बाय फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल एलिट्स गेन ग्रेटर इन्फ्लुएंस ओवर इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटकम्स। कि जो बड़े बड़े लोग हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनके पास पैसा है बहुत ज्यादा, इनसे ही ये ही लोग इन्फ्लुएंस करके इकोनॉमिक पॉलिसी बना रहे हैं, उनको बोलते हैं फाइनेंशियलाइजेशन। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स मूविंग इन्वेस्टमेंट अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल फिजिकल एसेट लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल एसेट्स लाइक म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये भी होता है कि आप इन्वेस्टमेंट जो है वो रियल एस्टेट गोल्ड से दूर ले जाके फाइनेंशियल एसेट या म्यूचुअल फंड की तरफ लेके जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद इंडियन डेरिवेटिव मार्केट्स। तो डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल कॉन्ट्रास्ट सेट्स बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम ए अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। बेसिकली क्या है कि आप एक अंडरलाइन एसेट से आप वैल्यू डिराइव कर रहे हो, ठीक है, और एक बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ठीक है। और इसको ट्रेड किया जा सकता है अलग अलग एक्सचेंजेस वगैरह पे। चार टाइप के डेरिवेटिव होते हैं। पहला होता है फ्यूचर, जिसको आप बाय सेल एसेट्स इन द फ्यूचर, फ्यूचर में आप बाय करना है, सेल करना है, ठीक है। ये लेकिन चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। फॉरवर्ड जो होते हैं ये होते हैं ओटीसी, ओवर द टेबल ट्रेडेड। ये कोई स्टॉक मार्केट में नहीं हो रहा है, ये फॉर्मल चीज है, ये इनफॉर्मल चीज है, ठीक है। फिर ऑप्शंस क्या होते हैं? इसमें होते हैं होल्डर्स राइट नॉट ऑब्लिगेशन। जिसके पास जो ऑप्शन होता है वो चीज एक्सरसाइज करने का उसके पास ऑप्शन होता है। नाम में क्या है? ऑप्शन, ऑब्लिगेशन नहीं है। तो कॉल दो होते हैं, कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल। ऑप्शन, कॉल मतलब बाय मतलब बाद में, 2 महीने बाद में वो चाहेगा तो बाय करेगा, चाहेगा तो नहीं बाय करेगा। ऐसे सेल में क्या होता है? चाहेगा तो बेचेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं बेचेगा। और ये एक्सचेंज पे भी चलते हैं और ओटीसी पे भी चलते हैं। फिर लास्ट में स्वैप्स, जो हम सुनते हैं ना, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स वगैरह, तो वो सब स्वैप्स, ठीक है। अब ये किस लिए काम आता है? हेजिंग, स्पेकुलेशन वगैरह वगैरह, ये सब इजी है। मतलब नॉर्मल अगर आपको थोड़ी बहुत अभी आपने बेसिक अगर इकोनॉमी पढ़ी है तो ये सब चीजें समझ आ जाएगी, इनको हम याद रखने की जरूरत नहीं है, लॉजिकल अप्रोच से हो जाएगी चीजें। फिर डेरिवेटिव्स रेगुलेशन इन इंडिया। तो ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स इज रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, एससीआरए 1956। 1956 का एक्ट है, इसके थ्रू ट्रेडिंग डेरिवेटिव रेगुलेट होता है। और जो सेबी का एक्ट है उससे भी रेगुलेट होता है 1992 से, ठीक है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, केयर एज जो है ये फर्स्ट इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनी है, जो कि ग्लोबल स्केल रेटिंग स्पेस में एंटर हुई है, इंक्लूडिंग सॉवरेन रेटिंग्स वगैरह। अब क्रेडिट रेटिंग क्या करती है? ये जो है ये आपको जो भी लोन ले रहा है दे रहा है उसको रेट करती है, उसी हिसाब से फिर हमको लोन्स मिलते हैं, ठीक है। अब CRA is different from credit bureau as CRA provides an opinion related to future debt repayments by borrowers, while credit bureau provides information on past repayments on by borrowers, ठीक है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है क्रेडिट ब्यूरो से अलग कैसे है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है ओपिनियन देती है कि क्या ये फ्यूचर में डेट रीपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। और क्रेडिट ब्यूरो जो होती है वो पास्ट के बारे में बताती है कि यहाँ पास्ट इसका कैसा था, अच्छा था कि बुरा था। और CRA क्या करता है? फ्यूचर के बारे में बताता है कि फ्यूचर डेट रिपेमेंट कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अब CRA इन इंडिया क्या है? ये रेगुलेट होती है सेबी से। 7 CRA रजिस्टर्ड है सेबी से। कौन कौन सी? इक्विट, क्रिसिल, इकरा, केयर, इंडियन रेटिंग्स, इन्फॉर्मिक्स एंड ब्रिकवर्क, ये 7 है, ठीक है। दूसरी हाउएवर सर्टेन अदर रेगुलेटरी एजेंसी लाइक RBI, IRDA, PFRDA ये भी रेगुलेट करती है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ CRA अंडर देयर रेस्पेक्टिव सेक्टरल जुरिसडिक्शन। तो जो चीजें उनके जुरिसडिक्शन में आएगी वो उस सेक्टर में वो भी CRAs को थोड़ा थोड़ा रेगुलेट करते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट ब्रिकवर्क रेटिंग्स ऑल 6 CRAs आर RBI एक्रेडिटेड डोमेस्टिक CRAs, ठीक है। ब्रिकवर्क रेटिंग को छोड़ के 6 जो है वो RBI एक्रेडिटेड भी है। फिर सेबी रेगुलेशन जो है 1919 की, वो बोलती है एजेंसीज को आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी देयर रेटिंग क्राइटेरिया। आप किस क्राइटेरिया से रेट करते हो वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सो दैट कोई फ्रॉड वगैरह ना हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। अब सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग ये भी ठीक है कि कंट्री की कितनी एबिलिटी है उसकी डेट ऑब्लिगेशन मीट करने की, तो ऐसा कुछ खास नहीं है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट से भी ठीक है, ये इतना कुछ काम का नहीं, प्री के परस्पेक्टिव से काम का नहीं है। फिर फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग क्या होता है कि रेफर्स यूसेज ऑफ नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय और सेल सिक्योरिटीज
और एंटर इनटू ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इन एडवांस ऑफ सब्सटेंशियल ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं है, मतलब अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन को आप यूज करके आपने कुछ बाय या सेल कर दी सिक्योरिटीज ताकि आपको फायदा हो सके, जैसे इट इज इलीगल इन इंडिया। ठीक है, 2022 में सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 को अमेंड किया गया था टू इनकॉर्पोरेट प्रोविजंस ऑफ काउंटर फ्रंट रनिंग। फ्रंट रनिंग को काउंटर करने के लिए इस रेगुलेशंस में चीजें डाली गई थी 2022 में, फ्रंट रनिंग। ठीक है, उसके बाद इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स, ये भी ठीक है, कुछ इतना खास काम का नहीं है। फिंटरनेट इंटरकनेक्टेड फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ एनी फाइनेंशियल एसेट, फिनट्रेड। पता ही है, इंटरनेट एंड फाइनेंस, तो फिनट्रेड। ठीक है, ऐसे कुछ इतना काम का नहीं है। फिर पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ये क्या होता है, दे आर इशूड बाय रजिस्टर्ड फॉरेन एफपीआईज टू ओवरसीज इन्वेस्टर्स। जिन इन्वेस्टर्स को अपना नाम नहीं लाना है कि हम ये खरीद रहे हैं, लेकिन खरीदना है, तो वो क्या करेंगे, जो रजिस्टर्ड फॉरेन एफपीआईज होंगे ना, उनसे पी नोट्स खरीदेंगे और वो इन्वेस्ट कर पाएंगे इंडियन स्टॉक मार्केट में विदाउट रजिस्टरिंग देमसेल्व्स डायरेक्टली। तो और से इन्वेस्टर को खुद रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, पी नोट्स एक्ट एज सब्स्टिट्यूट फॉर अंडरलाइंग इंडियन इकोनॉमी शेयर्स। ठीक है, फिर इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज बन गई है। ठीक है, IIBX क्या है, ये एस्टेब्लिश हुआ है गिफ्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC गांधीनगर गुजरात में 2022 में। ठीक है, बुलियन मतलब क्या होता है, बुलियन रेफर्स टू फिजिकल गोल्ड और सिल्वर टू हाई प्योरिटी, और ये बार्स इनगोट्स वगैरह में होता है, और ये IFSC अथॉरिटी जो है इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, इतना कुछ काम का नहीं है, मतलब इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मोर लॉजिकल ज्यादा आते हैं बजाय कि कुछ रटने वाले ज्यादा आते हैं, बट रटने वाले आए हैं उससे बजाय कि लॉजिकल आते हैं। बट हमें फिर भी एक बार कुछ कुछ चीजें दिमाग में रख लेनी चाहिए, सो दैट हमें ये रहे कि हाँ, हमने सब कुछ पढ़ लिया है, देयर इज नथिंग एल्स विच इज इन द मार्केट एंड वी डोंट नो। ठीक है, फिर कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड क्या होता है, इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मोस्ट ऑफन एसोसिएटेड विद फॉरेन करेंसी ट्रेडिंग। In a carry trade, investor borrows in a low interest rate currency to buy a currency or asset earning a higher interest rate. Carry trade क्या करेगा, वो जहां से कम इंटरेस्ट में उसको मिल रहा है वहां से वो करेंसी लेगा, और उसको जहां उसको ज्यादा इंटरेस्ट में मिल रहा है वहां उसको दे देगा, बेच देगा, लोन दे देगा। तो वो इंटरेस्ट के बीच में पैसा कमाना चाहता है, उसको बोलते हैं कैरी ट्रेड। ठीक है, अब एक्सटर्नल सेक्टर पे आ जाते हैं। तो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड का करंट स्टेटस क्या है, इंडिया के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से हैं, चाइना, USA, UAE। एटलीस्ट 3 तो हमें याद होने ही चाहिए। ठीक है, ये ट्रेडिंग है। ठीक है, अब ट्रेड सरप्लस किसके साथ है हमारा, USA, नीदरलैंड्स और UK। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है, चाइना, रशिया, नहीं इसके साथ बड़ा है, रोज विथ चाइना रशिया के साथ बड़ा है। और WTO के वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू में इंडिया ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में 8वें नंबर पे है, मर्चेंडाइज में 18वें पे है, और सर्विसेज में 7वें पे है। ठीक है, अब ट्रेड डिफिसिट क्या होता है, इससे क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, ये सब बहुत बेसिक्स है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये सब भी जो है किस किस फैक्टर से ट्रेड डिफिसिट बढ़ता है घटता है, कोई भी ऑप्शन आएगा तो वो सब लॉजिकल है, बिल्कुल आ जाएगा अपने आप, बहुत लॉजिक से आएगा। इनिशिएटिव्स टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स, क्या क्या इनिशिएटिव हमने लिया एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए, तो पहला तो है रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स, रोडटेप स्कीम इसको बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने निकाली थी ताकि वो टैक्सेस ड्यूटीज लेवीज को रिफंड कर सके सेंट्रल स्टेट और लोकल लेवल्स पे। कोई भी अगर आपने एक्सपोर्ट किया है, मतलब एक्सपोर्ट किया है तो आपने इंडिया में डॉलर लेके आए हो, इंडिया में बाहर की करेंसी अंदर लेके आए हो, तो आपको थोड़ा फायदा देंगे ताकि आपको और प्रमोट करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके टैक्सेस ड्यूटीज लीवेज जो है वो वापस दे देंगे आपको। और इसने रिप्लेस किया था मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, MEIS को रिप्लेस किया था, MEIS को रिप्लेस किया था, क्योंकि ये WTO में दिक्कत दे रही थी। ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म, इसमें क्या हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या किया, एक सिंगल विंडो इनिशिएटिव दिया है जहां पे आप इंटरनेशनल ट्रेड को फेलिसिटेट कराओगे। ठीक है, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन दे देके, ठीक है, बाहर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देके। ये किसने डेवलप किया है, MSME ने, एग्जिम बैंक ने, एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है, और फिर ये फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो ये सब हो गया। ठीक है, फिर एक है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, IIFT। ये एक प्रीमियर बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, तो जो कि फोकस करता है फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ये 1963 में बना था, ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड ग्रांटेड डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, एंड 2002 में डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला था इसे। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा कहाँ आता है, महाराष्ट्र में आ रहा है, फिर गुजरात में आ रहा है।
किस सेक्टर में आ रहा है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एंड सर्विस सेक्टर। ये 2023-24 की बात हो रही है। और टॉप सोर्सेस कहाँ से आ रहा है? तो सिंगापुर से आ रहा है। ठीक है, अब 2000 से लेकर 2024 पिछले 25 सालों को देखें तो मॉरिशस से सबसे ज्यादा आ रहा है, फिर सिंगापुर से, फिर यूएसए। अभी सिंगापुर हाईएस्ट है लास्ट ईयर, लेकिन टोटल देखें तो मॉरिशस फिर सिंगापुर। ठीक है, टॉप 3 सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, फिर ट्रेडिंग। ठीक है, और अभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सबसे ज्यादा है, सर्विस सेकंड नंबर पे है, और टोटल देखें तो सर्विस सेक्टर फर्स्ट पे। ये दोनों याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अबाउट एफडीआई। तो डीपीआईआईटी जो है वो नोडल डिपार्टमेंट फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ एफडीआई पॉलिसी है। एफडीआई परमिट होता है दो तरीके से, ऑटोमेटिक रूट जहाँ पे गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है, गवर्नमेंट रूट जहाँ पे अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। फिर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ये तीनों इंक्लूड है एफडीआई के अंदर। और एफडीआई इज ए लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो। ठीक है, फिर एफडीआई इज प्रोहिबिटेड इन लॉटरी बिजनेस, गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। तो ये याद रखना है कि एफडीआई यहाँ प्रोहिबिटेड है, लॉटरी में, गैम्बलिंग में, बैटिंग में, चिट फंड्स में, निधि कंपनी में, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स में। ठीक है, अब एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली बात ये कि ये फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है और ये फाइनेंशियल एसेट्स में। फिजिकल एसेट्स में करेंगे तो इसको आना भी मुश्किल होगा, थोड़ा सोच समझ के इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जाना भी मुश्किल होगा, टाइम लगेगा बेचने करने में। फाइनेंशियल एसेट्स में क्या है, आना भी ईजी है, जाना भी ईजी है। बाकी तो और आपने स्टैटिक में पढ़ा ही है। एफडीआई में क्या होता है, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ लेके आता है वो। और नॉर्मली सब बोलते हैं कि ये आरबीआई क्लासीफाई करता है एफडीआई एफपीआई को एफडीआई में जब 10% से ज्यादा थ्रेशोल्ड किसी एक कंपनी में से मिल जाता है तो। ठीक है, अब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि आरबीआई इज हाईलाइटेड इनेबलिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी एसएनआरआर, स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट एसआरवीए फॉर प्रमोटिंग इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी मतलब क्या है कि इंटरनेशनली आप जो ट्रेड हो रहा है या कुछ भी डीलिंग हो रही है, जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो रुपी में हो। अभी क्या होता है, सारा डॉलर में होता है। जैसे हमको कहीं से भी कुछ खरीदना है तो पहले हम रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉलर से वो चीज खरीदते हैं। ठीक है, तो अभी क्या बात हो रही है कि हम रुपये में ही ट्रेड कर पाए सीधा, उसको बोलते हैं इंटरनेशनलाइजेशन। तो अभी क्या करा है कि आरबीआई ने ना इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट से और स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट से। ठीक है, ताकि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ आईएनआर हो। अभी दोनों क्या क्या है वो देख लेते हैं। स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी अकाउंट क्या है? एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, हैविंग ए बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया कैन ओपन एसएनआरआर अकाउंट फॉर पर्पस ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजेक्शन इन रुपी। तो कोई भी अगर पर्सन है जो कि इंडिया से बाहर रहता है, स्पेशल है, नॉन रेजिडेंट है, रुपी अकाउंट, ठीक है, और वो बिजनेस इंटरेस्ट उसका इंडिया में है, तो वो एक एसएनआरआर अकाउंट बना सकता है रुपी में ट्रांजेक्शन के लिए। और एक स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट है। ये क्या है? वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक्स होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स इन फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, इन केस रुपी। तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? डोमेस्टिक बैंक, जो डोमेस्टिक बैंक होगा यहाँ का, वो होल्ड करेगा फॉरेन बैंक के लिए इन फॉर्मर्स डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में ही, जो रुपी में ही। और एसआरवी ओपन करने के लिए प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, ऐसे ठीक है, बस वॉस्ट्रो अकाउंट पता होना चाहिए थोड़ा सा, वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, बाकी इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी क्या है कि इंटरनेशनल करेंसी वो होती है करेंसी दैट इज यूज्ड एंड हेल्ड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इशूइंग कंट्री, नॉट जस्ट बाय कंट्रीज रेजिडेंट। ठीक है, केवल कंट्री के रेजिडेंट ही नहीं, नॉन रेजिडेंट भी उसको होल्ड करे और उसमें ट्रेड करे। क्राइटेरिया क्या है कि आईएनआर शुड बी वाइडली इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन यूज होना चाहिए, इजीली कन्वर्टेबल होना चाहिए, और इंडिया के पास एक स्टेबल फाइनेंशियल मार्केट होना चाहिए। अब चैलेंजेस क्या होते हैं? तो स्टेबिलिटी का कंसर्न होता है, ये ट्रिफिन डिलेमा का इशू होता है, मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा। ट्रिफिन डिलेमा क्या होता है? ट्रिफिन डिलेमा होता है कि व्हेन ए कंट्री नीड्स टू सप्लाई इनफ ऑफ इट्स करेंसी, आपको बहुत सारी करेंसी भी सप्लाई करनी है, क्यों? क्योंकि वर्ल्ड में करेंसी जरूरत है ग्लोबल डिमांड के लिए, वाइल ऑल्सो मेंटेनिंग डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी, और डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी भी मेंटेन करनी है आपको, कि जहां पे आपको कितनी बार ऐसा होता है कि आपको पैसा खींचना पड़ता है, रोकना पड़ता है, लेकिन ग्लोबली डिमांड है, और डोमेस्टिक में ऐसा है कि पैसा खींचना पड़ रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हो जा रहा है, पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है मार्केट में, तो फिर वहां इशू होने लग जाता है।
ठीक है। अब बेनिफिट्स क्या है तो आप देख लेना, इतना कुछ लोड नहीं है, इतना कुछ काम का नहीं है, मतलब वो काम का है लेकिन वो ना लॉजिकल है कि बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, तो वो ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं होती, उसे बस एक बार समझ लो, जब स्टैटिक पढ़ो उसके बाद बार बार उस चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब गोल्ड बैक करेंसी, तो जिम्बाब्वे ने अभी क्या किया है, गोल्ड बैक करेंसी जिक करके लॉन्च करी है। इसमें क्या होता है कि गोल्ड बैक करेंसी की एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि गोल्ड से सीधी लिंक होती है और सीधी गोल्ड में कन्वर्टेबल होती है वो, तो मनी सप्लाई लिमिटेड बाय अवेलेबल गोल्ड, जितने गोल्ड रिजर्व होंगे उतनी ही मनी सप्लाई होगी। और फिएट करेंसी क्या होती है, इसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती, मतलब खुद की कोई वैल्यू नहीं है। अगर जब तक गवर्नमेंट की बैकिंग ना हो तो हमारे नोट की कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन गोल्ड की अपने आप में वैल्यू है। वैसे वो तो फिएट करेंसी वो हो गई जो अपने नोट हो गई, क्योंकि और ये लीगल टेंडर होते हैं बाय गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट की बैकिंग है इसके ऊपर। ठीक है। अब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या है, ये वही यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स में, इसलिए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, ये नए रूल्स लाने थे पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के अंदर, और 44 नेशन से डेलीगेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके की आउटकम से एक आईएमएफ और दूसरा ये वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर ये मेन आईबीआरडी, जिसको आईबीआरडी और एक और को मिला के हम जिसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। इसमें क्या हो रहा, फिक्स एक्सचेंज रेट रेजिम बनी थी कि ईच मेंबर कंट्री वाज सेट अ फिक्स वैल्यू दैट द पार वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या यूएस डॉलर, गोल्ड या यूएस डॉलर के से एक्सचेंज रेट फिक्स करनी थी और वो फिक्स एक्सचेंज रेट रहेगी। ठीक है। हाउएवर लेकिन डॉलर एक्सचेंज क्राइसिस हो गया 1971 में, तो यूएसए ने डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी इनटू गोल्ड को सस्पेंड कर दिया और 73 में फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट जो है वो प्रमोट हो गई थी। ठीक है। उसके बाद आईएमएफ क्या है, आईएमएफ जो है, आईएमएफ ने क्या किया अभी, बोर्ड कंप्लीटेड इट्स रिव्यूज ऑफ एक्सटेंडेड अरेंजमेंट अंडर द एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ईएफएफ फॉर इजिप्ट। तो बस इतना याद रखना है कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, आईएमएफ की होती है। क्वेश्चंस अभी तक जितने भी आए ना वो यही आए, बस एक कोई फंड दे दिया है, कोई फैसिलिटी दे दी है और ये किसकी है, तो मोस्टली वो आईएमएफ की होती है। ठीक है। तो ईएफएफ क्या करता है, एक असिस्टेंस देता है टू कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस पेमेंट इम्बैलेंसेस, तो ये पेमेंट इम्बैलेंसेस फेस करेगा उसको असिस्टेंस देगा। ठीक है। सारे मेंबर कंट्रीज इसके एलिजिबल होते हैं। आईएमएफ लैंडिंग जो है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं आईएमएफ के, जैसे पहला है जनरल रिसोर्स अकाउंट, है ना, इसके अंदर मार्केट बेस्ड इंटरेस्ट रेट से ही आपको लोन मिलता है। ठीक है। जैसे नॉन कंसेशनल टर्म्स। ठीक है। दूसरा पॉवर्टी रिडक्शन ग्रोथ ट्रस्ट, इसमें कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है क्योंकि नाम में पॉवर्टी, ठीक है, इसमें नाम में जनरल है। फिर रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट, ये लॉन्गर टर्म के लिए, और लो इनकम एंड वल्नरेबल मिडिल इनकम कंट्रीज को मिलता है जो कि अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट की बात से उनको लोन चाहिए होता है, उनको मिलता है। नाम में रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट है, नाम से समझना है इसको। ठीक है। गोल्ड ट्रांच, इसको रिजर्व ट्रांच, ये क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम है जो कि आईएमएफ देता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, एक दो बार आया हुआ है यूपीएससी में, तो ईजी है काफी। अब आईएमएफ का हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी यूएसए। ये जेनेसिस क्या है 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। 191 कंट्रीज हैं, इंडिया इसका मेंबर है। बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इसका हायर डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एक गवर्नर होता है, एक ऑल्टरनेट गवर्नर होता है फ्रॉम ईच मेंबर कंट्रीज। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में 25 मेंबर होते हैं जो डे टू डे वर्क देखते हैं। फिर एक इंटरनेशनल मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कमिटी है आईएमएफसी, ये 24 मेंबर एडवाइजरी बॉडी है। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, दो इसकी रिपोर्ट्स हैं, तो रिपोर्ट्स पता होनी चाहिए वर्ल्ड बैंक की भी और आईएमएफ की भी। फिर हमारा वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक भी वॉशिंगटन डीसी यूएसए इसका हेडक्वार्टर है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944, इसको टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट के लिए इसका ऑब्जेक्टिव था। फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस दें। 189 कंट्रीज है, इंडिया इसका मेंबर है। कंट्री को पहले आईएमएफ ज्वाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो वर्ल्ड बैंक का ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, मीगा और आईसीएसआईडी। ठीक है। ग्लोबल, अब इसकी रिपोर्ट से ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लैनेट, अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन एग्री फूड सिस्टम, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट, और भी बहुत सारी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स हैं जो जब आप रिपोर्ट थोड़ी सी एक बार घुमाओ, 2-3 बार घुमा लेना, क्योंकि पहले से रिपोर्ट से क्वेश्चन आते ही आता था, पिछले 2-3 सालों से रिपोर्ट से क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट फिर भी एक बार हल्का सा घुमा लो सो दैट ध्यान रहे, ऐसा कुछ ऐसा ना हो कि बहुत ईजी है और फिर वो हमें नहीं आए, इसे थोड़ी थोड़ी घुमा लो रिपोर्ट्स। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो होता है इसमें ना 5, जो हमने ऊपर 5 देखे थे, 5 ऑर्गेनाइजेशन देखी थी, वो देखते हैं कौन कौन सी। पहली है आईबीआरडी, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो लोन देगा, फाइनेंशियल सर्विस देगा किसको, मिडिल इनकम कंट्री और क्रेडिट लो इनकम कंट्रीज को। दूसरा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये कंसेशनल लोन देता है, ग्रांट देता है पुअरेस्ट कंट्रीज को, वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री को देता है। ठीक है। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट
को सपोर्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज में, ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है इन्वॉल्व हो डेवलपिंग कंट्रीज के डेवलपमेंट में। फिर मीगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम, ये देता है पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। अब अगर कोई प्राइवेट बंदा जाएगा या कोई भी जा रहा है तो वो क्यों इन्वेस्ट करेगा जो वॉर टॉर्न रीजन होगा, लेकिन वहां भी डेवलपमेंट तो करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर लाएगा। तो ये मीगा जो है ये आपको रिस्क इंश्योरेंस देता है और क्रेडिट एनहेंसमेंट करता है, तो प्रमोट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। समझ आ गई बात, ठीक है। फिर एक आईसीएसआईडी है। अब ये सब होगा, ये होगा तो लड़ाई झगड़े भी होगी, और लड़ाई झगड़ा होगा तो उसके लिए भी एक इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो ये आईसीएसआईडी ये आर्बिट्रेशन देता है और कॉन्सिलेशन सर्विसेज देता है इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट से रिलेटेड। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो तो केवल आईबीआरडी और आईडीए ही है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो पांचों इंस्टीट्यूशन है। इंडिया सबका मेंबर है एक्सेप्ट आईसीएसआईडी, आईसीएसआईडी का इंडिया मेंबर नहीं है, ठीक है। अब डब्ल्यूटीओ आ गया। तो डब्ल्यूटीओ में इस बार क्या हुआ, माराकेश एग्रीमेंट जिससे बना था उसका 30वीं एनिवर्सरी 2024 तो साइंड हुआ था इन माराकेश मोरक्को बाय 123 कंट्रीज इन 1994 आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ उरुग्वे राउंड, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यूटीओ बना था 1995 में 1 जनवरी को, ठीक है, जिसमें जिसने इसको रिप्लेस किया, इसने जिसको रिप्लेस किया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गेट को इसने रिप्लेस किया था और इसका स्कोप बढ़ा दिया था। एक्सपेंडेड स्कोप में क्या किया था, ट्रेड एंड सर्विसेज आ गया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ गया था और बहुत सारी चीजें आ गई थी। गेट से ये जो था वो बहुत ज्यादा स्कोप वाला था डब्ल्यूटीओ, ठीक है। अब की डेवलपमेंट्स एसोसिएटेड विद डब्ल्यूटीओ तो क्या क्या है, तो एक वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, ये एक रिपोर्ट आई है। टॉप 5 एक्सपोर्टर में इसने ईयू, यूएसए, ब्राजील ये सब बताया। इंडिया टॉप 5 एक्सपोर्टर में नहीं है एग्रीकल्चर में, याद रखना है। इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट है। इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 51 बिलियन था, जो कि 2.24% ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इन 2023 था, ठीक है। फिर एड फॉर ट्रेड इनिशिएटिव है, इसका ओरिजिन डब्ल्यूटीओ हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2005 में हुआ था, ठीक है। इतना तो याद करो, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी होती क्या है, ये समझ लेना कि डंपिंग इज सेट टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। इसकी नॉर्मल वैल्यू उससे कम प्राइस में अगर कंट्री एक्सपोर्ट कर रहा है वो डंपिंग कर रहा है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी। इससे क्या होता है कि सामने वाली जो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री को आप बेकार कर देते हो, कि सस्ता सामान आने लग जाता है। फिर वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट, ये इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट यूजर ऑफ नॉन टेरिफ मेजर्स। नॉन टेरिफ मेजर्स का सेकंड लार्जेस्ट यूजर कौन है, इंडिया आफ्टर यूएसए इन 2023। नॉन टेरिफ मेजर्स क्या होते हैं, जैसे जिसमें आप टेरिफ नहीं लगाओगे, टैक्स वैक्स नहीं लगाओगे, कस्टम ड्यूटी नहीं लगाओगे, लेकिन आप ऐसी चीजें लगाओगे, कोटा लगा दोगे कि इतना ही सामान आएगा, प्राइस कंट्रोल कर दोगे, सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स लगा दोगे, टेक्निकल बैरियर्स लगा दोगे, ठीक है। ये सब आप स्टार्टिंग में पढ़ते हो, काफी इजी चीजें। तो वर्ल्ड टेरिफ प्रोफाइल रिपोर्ट जो है ये अपनी डब्ल्यूटीओ की, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, डब्ल्यूटीओ की 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस MC13 अबू धाबी में हुई है, विदाउट ए परमानेंट सोल्यूशन टू द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू। तो ये डब्ल्यूटीओ में हमेशा इशू चल ही रहा है, हमेशा इतना अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा है इसका, यहाँ भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला हमको पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से रिलेटेड। अब पब्लिक स्टॉक होल्डिंग से रिलेटेड इशू क्या है, डी मिनिमस लिमिट है, कि कंट्री का जो सब्सिडी बिल है वो 10% डेवलपिंग कंट्रीज के लिए और 5% डेवलप कंट्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका रेफरेंस है 1986 और 88 के प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब उस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज का प्रोडक्शन तो था नहीं, तो डेवलप्ड कंट्रीज का 5% इज ग्रेटर देन, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का 5% इज ग्रेटर देन डेवलपिंग कंट्रीज का 10%, ठीक है, इसलिए दिक्कत आती है। अब ग्लोबल डिवाइड और PSH क्या है, कि डेवलपिंग कंट्रीज बोलती है डी मिनिमस लिमिट को इंक्रीज करो और अमेंड करो फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज वगैरह। और डेवलप्ड कंट्रीज क्या बोलती है कि प्राइस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग जो है ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग होती है और कोई भी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज लगाती है एक डेवलप्ड कंट्रीज पे, कि वो गेहूं नहीं भेजे अंदर, सस्ते गेहूं नहीं भेजे, सस्ती दालें नहीं भेजे, नहीं तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसके फार्मर्स को दिक्कत होने लग जाएगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में सब कुछ मैकेनाइज्ड है और यहाँ पे तो सब ह्यूमनाइज्ड है, ठीक है ना, इसलिए। अबाउट एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये नेगोशिएट हुआ था उरुग्वे राउंड में और रेटिफाई हुआ था माराकेश मोरक्को इन 1994 में, ठीक है। इसमें क्या है कि मार्केट एक्सेस इंक्लूड्स ट्रैफिकेशन, ट्रैफिक रिडक्शन, एक्सेस अपॉर्चुनिटीज। ट्रैफिकेशन क्या होता है, मींस दैट ऑल नॉन टैरिफ बैरियर्स सच एज कोटा, वेरिएबल लीवेज एक्सेट्रा नीड टू बी डेबोलिश्ड एंड कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट टैरिफ, ठीक है। टैरिफिकेशन इजी है। फिर डोमेस्टिक एक्सेस वही कि जो इतना एक्सेस इनको मिल रहा है, डोमेस्टिक कंपनीज को मिल रहा है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मिल रहा है, उतना ही बाहर के उसको भी मिले, ठीक है, ये सब इजी है। फिर पीस क्लोज इन इंडिया स्टैंड, WTO एट 9th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस MC9 इन बाली एग्रीड ए पीस क्लोज कि इंडिया की अभी इस चीज पे पीस क्लोज है, अभी इस पे कोई बात नहीं हो रही है, अभी जैसा वो करना है वैसे करो। तो इंडिया की डिमांड क्या है कि एक परमानेंट सोल्यूशन लेके आओ, तो इश्यू ऑफ PSH हैज प्रपोज अमेंडमेंट्स इन फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फूड सब्सिडी कैप। फूड सब्सिडी कैपिटल को भी अमेंड करने, जो कैपिटल
जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का फूड सब्सिडी का कैप पे, उसमें भी अमेंडमेंट इंडिया ने प्रपोज करे हैं, ठीक है। फिर 3 बॉक्स की सब्सिडीज होती है। एम्बर बॉक्स होता है जो बोलता है कि प्रोडक्शन को डिस्टोर्ट कर रहा है या मार्केट को, ट्रेड को डिस्टोर्ट कर रहा है। ब्लू बॉक्स जो होता है जो कि हो तो एम्बर बॉक्स सब्सिडी टाइप की चीज है, लेकिन इसके अंदर क्लियरली बोला जाता है फार्मर्स को कि अपने प्रोडक्शन पे लिमिट करो। ऐसा बोलते हैं कि अभी तुम 100 किलो उगा रहे हो, तुम 50 किलो उगाओ और 50 किलो के पैसे हम खुद दे देंगे, लेकिन उगाओ तुम 50 किलो ही। और ग्रीन बॉक्स में क्या होता है, ये ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करता है और मिनिमल डिस्टोर्शन होता है इससे, ठीक है। फिर WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज। तो अभी क्या है, एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई है WTO की, उसमें कोई भी डिसीजन नहीं आ पाया है परमानेंट सोल्यूशन टू कर्बिंग फिशरी सब्सिडीज, ठीक है। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज जो है ये अडॉप्ट हुआ है 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO 2022 में, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी, ठीक है। इसमें क्या था कि ये जो हार्मफुल सब्सिडीज हैं जिससे वर्ल्ड के फिश के जो स्टॉक्स हैं वो खराब हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, तो उनको बचाना है। तो इसमें क्या किया है, एक स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट भी आया है SNDT। इसमें क्या हुआ कि डेवलपिंग कंट्रीज और लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है उनको लिए ट्रांजिशन पीरियड है 2 साल का। जब भी ये एग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा उसके बाद 2 साल का वो ट्रांजिशन पीरियड रहेगा, ठीक है। फिर अब इसको ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि इस WTO की एग्रीमेंट को एक्सेप्ट होने के लिए 2/3 ऑफ WTO मेंबर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो कि अभी भी काफी शॉर्ट है, ठीक है। और इंडिया इस एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है, इंडिया इस एग्रीमेंट को नहीं मान रहा। इंडिया की डिमांड क्या है, वो बोल रहा है कि लार्ज सब्सिडीज इन पास एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर फिश स्टॉक डिप्लीशन। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या फिर जो भी कंट्रीज हैं जो कि पहले उन्होंने बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे दी और जिन्होंने फिश स्टॉक को डिप्लीट कर दिया, उनके ऊपर पोल्यूटर पे प्रिंसिपल लगना चाहिए और कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी लगनी चाहिए, CBDRRC लगनी चाहिए। और डिस्टेंट वाटर फिशिंग नेशन के अंदर जो बियॉन्ड EEZ जो होता है उसमें एटलीस्ट 25 साल का जो है मोरेटोरियम होना चाहिए। फिर एक्सेप्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज होनी चाहिए एंड स्मॉल इकोनॉमीज की सब्सिडीज फॉर फिशरीज सेक्टर वो दे सके, क्योंकि उनके फिशरमैन छोटे छोटे होते हैं और उनके फिशरमैन को सपोर्ट रिक्वायर्ड होता है। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कमेंस 30th एनिवर्सरी ऑफ एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स, ठीक है, WTO, ठीक है, 30th। फिर ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो पार्ट ऑफ उरुग्वे राउंड था ऑन गेट प्रेडिसेसर टू WTO। फिर ये इट वाज इंक्लूडेड एज मैन ऑफ वन ऑफ द मेन एनेक्सेस टू मार्राकेश एग्रीमेंट दैट एस्टैब्लिशेस द WTO। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट एक मेजर पार्ट था मार्राकेश एग्रीमेंट का। उरुग्वे राउंड हुआ, उरुग्वे राउंड के बाद मार्राकेश एग्रीमेंट हुआ, मार्राकेश एग्रीमेंट के बाद गेट चला गया और क्या आ गया, WTO जनवरी 1 1995 को। अब की हाइलाइट्स क्या थी, IPR के बारे में हमको सब कुछ पता है कि IPR क्रिएटर को एक्सक्लूसिव राइट देगा उसकी क्रिएशन के ऊपर फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये याद रखना, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इन्वेंशन, लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क्स वगैरह। फिर स्टैंडर्ड्स क्या है, इट इज इनकॉर्पोरेटेड प्रोविजंस फ्रॉम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, WIPO, पेरिस एंड बर्न कन्वेंशन। कहाँ से चीजें आई है, WIPO, पेरिस कन्वेंशन से और बर्न कन्वेंशन से इसने प्रोविजंस लिए हैं। फिर डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के लिए WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर होगा। फिर काउंसिल फॉर ट्रिप्स भी होगा जहाँ पे फोरम वेयर WTO मेंबर्स डिस्कस करेंगे इश्यूज को। फिर एक कंपलसरी लाइसेंसिंग करके होता है जहाँ पे क्या होता है कि ये जो कंट्री जो है वो पेटेंट ओनर के कंसेंट के बिना उस पेटेंटेड प्रोडक्ट के प्रोसेस को आप यूज कर सकते हो। इससे क्या होता है कि डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड का वैक्सीन था, कोविड के टाइम जो भी वैक्सीन था, तो उसमें भी हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग यूज करी कि जो टेक्नोलॉजी थी या प्रोसेस था या प्रोडक्ट था वो बाहर का किसी का था, IPR था, लेकिन ग्रेटर पब्लिक कोज के लिए, ग्रेटर पब्लिक हेल्प के लिए उसके में हमने कंपलसरी लाइसेंसिंग का जो सेक्शन है उसको यूज किया है, ठीक है। फिर की इन्फॉर्मेशन क्या है, इंडिया ने ज्वाइन किया ट्रिप्स एग्रीमेंट 1995 में। फिर इसके कंप्लायंस में लाने के लिए हमने पेटेंट्स एक्ट को अमेंडमेंट किया 1970 में, जिसमें पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट 2005 का अमेंडमेंट है। फिर दोहा डिक्लेरेशन ऑफ ट्रिप्स एग्रीमेंट हुआ। फिर इसमें ये था कि ये ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट प्रिवेंट मेंबर्स फ्रॉम टेकिंग मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में तो आप पब्लिक हेल्थ तो ऊपर रहेगा, पब्लिक हेल्थ पहले आएगा, उसके बाद फिर ट्रिप्स वगैरह सब आएगा, ठीक है। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर अब ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि स्लगिश ग्रोथ हो रही है GFCF में एज ए % ऑफ GDP। और GFCF क्या होता है, ऑल्सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ये जो है 10% से कम रहा है। उसके बाद 1980 से लेकर 2007-8
तक ये 10% से बढ़ता बढ़ता 27% तक चला गया था। उसके बाद फिर 11-12 से फिर से कम होना चालू हुआ, तो ये अभी आ चुका है 19.6% ऑफ द जीडीपी इन 2020-21। ठीक है, तो हमारी काफ़ी हाई सेविंग इकोनॉमी है, उसके बाद भी कैपिटल फॉर्मेशन रिजल्ट नहीं होता है इंक्रीज इन आउटपुट में। क्यों? क्योंकि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है। तो हमें यहाँ पे ये सीखने की जरूरत है कि हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो अच्छी बात है कि बुरी बात है। तो हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो बुरी बात है, क्योंकि कैपिटल अपॉन आउटपुट, ठीक है, अगर ये हाई है, इसका मतलब क्या है कि एक आउटपुट बढ़ाने के लिए कैपिटल को बहुत ज्यादा बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो ज्यादा है, इसलिए इतनी सेविंग इकोनॉमी होने के बावजूद भी कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। फिर है ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ये क्या होता है? रेफर्स टू ग्रोथ इन साइज ऑफ फिक्स कैपिटल इन द इकोनॉमी। ठीक है, इतना कुछ खास नहीं। फिर जीएफसीएफ में क्या क्या होता है? जैसे लैंड इंप्रूवमेंट हो रहा है, फिर लेवलिंग, फेंसिंग, ड्रेनेज, फिर प्लांट मशीनरी बाय कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, लाइफ स्टॉक का एडिशन हो गया, और यूज रिपीटेडली, रिपेयर मेंटेनेंस हुआ जिसने इकोनॉमिक लाइफ को प्रोलॉन्ग कर दिया है, इंटेंजिबल एसेट से कोई सॉफ्टवेयर, आर्टिस्टिक ओरिजिनल्स, ये सब जीएफसीएफ में, जो कि इन्वेस्टमेंट है। क्या नहीं है? कोई भी इंटरमीडिएट चीज इन्वेस्टमेंट नहीं है। या फिर कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट अगर एंड यूज के लिए यूज हुई है, एंड कंजम्पशन के लिए अगर यूज हुई है, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन, तो वो नहीं है। कोई लॉसेज हो गए नेचुरल डिजास्टर की वजह से, तो वो नहीं है। ठीक है, फिर प्राइवेट जीएफसीएफ और पब्लिक जीएफसीएफ वो ठीक है। फिर क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट क्या होता है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कैसे? जब या तो फंडिंग कहाँ से आएगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग की? या तो हायर टैक्सेस से, हायर टैक्सेस से आएगी, तब भी लोगों के पास पैसा नहीं बचेगा, तो भी क्राउडिंग आउट हो जाएगा। दूसरा एनएस बोरिंग, अगर बोरिंग बढ़ गई तो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए जो पैसा होगा बैंक के पास या लोन होगा वो महंगे मिलने लग जाएंगे, तो भी इशू हो जाएगा। अब ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और नेट कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? तो ग्रोस कैपिटल में क्या है? जितना भी चेंज इन स्टॉक वगैरह, और नेट वगैरह क्या है उसके अंदर से डेप्रिसिएशन भी हटा दो, जो कि हम ग्रोस जीडीपी और नेट जीडीपी वगैरह निकालते हैं ना, बस वही है। ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं ग्रोस और नेट में, ठीक है, बस डेप्रिसिएशन को हटा दो। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई है 2023-24 की। तो इसका क्या नाम है कि इसका थीम है कि ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक, रीइमेजिनिंग कॉपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, इसने एक राइज ऑफ डेमोक्रेसी पैराडॉक्स हाईलाइट किया है। इसमें एक ही पॉपुलेशन डेमोक्रेसी के बारे में तो पॉजिटिवली सोचती है, लेकिन ऐसे लीडर को सपोर्ट कर रही है जो कि डेमोक्रेसी को अंडरमाइन कर रही है वर्ल्ड ओवर में। अब इंडिया की एचडीआई वैल्यू क्या है? 0.644, जो कि इंक्रीज हुई है 0.633 से 2021 में जो था। तो इंप्रूवमेंट इन ऑल कंपोनेंट्स में इंप्रूवमेंट है। फिर रैंक जो है वो 134 आ गई है, पहले 135 थी। ठीक है, और 2018 में 130 थी। ठीक है, और इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में है। ठीक है, अबाउट एचडीआर, तो यूएनडीपी एनुअली लाइसेंस निकालता है 1990 में से। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये डेवलप किया था पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक ने, और पब्लिश कर रहे हैं सिंस 1990 एचडीआई स्कोर ऑफ एचडीआर। इस रिपोर्ट का जो मेन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ठीक है, अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो होता है उसमें 3 डायमेंशन है। एक लाइफ वाला है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। इसमें 2 है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का इंडेक्स आता है। फिर नॉलेज, सॉरी, लाइफ के अंदर एक ही है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उसका एक इंडेक्स है। ठीक है, फिर नॉलेज के अंदर 2 है, एक तो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है और दूसरा मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, इसमें 2 है ना। और इसमें एजुकेशन इंडेक्स बनता है। तीसरा जीएनआई पर कैपिटा, जिसमें जीएनआई इंडेक्स बनता है। ठीक है, तो ये अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया। अब इसके अंदर कैटेगरी दी हुई है कि लो है 0.55 से छोटा तो लो है, फिर मीडियम में 0.699 तक, फिर हाई में 0.799 तक, फिर वेरी हाई में 0.8 से ऊपर, जो भी ऊपर ऊपर। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद होना चाहिए हमको, है ना। इसको याद करने के लिए हम ऐसा याद कर सकते हैं कि हेल्दी है, तो इसको मैं ऐसे कुछ याद करा था मैंने, HE, और लिविंग स्टैंडर्ड का आई था, और स्कूलिंग का कुछ था। ऐसा था ये, HELI। ठीक है, H से हेल्थ था, E से एजुकेशन था, और LI से लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। ठीक है, इस तरीके से याद कर रखा था, आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो कैसे भी। ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मेंस में भी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
फिर जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स है, तो इसमें भी 3 की मेजर्स हैं, रिप्रोडक्टिव, एम्पावरमेंट और लेबर मार्केट, ठीक है। इसमें इंडिया ने जंप किया है, 114 रैंक जंप किया है, 108 रैंक पे आ गया है इंडिया ना 2022 में, ठीक है। फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है, तो जो कि HDI में जेंडर रिलेटेड क्या डिस्पेरिटी है वो देखता है। तो इंडिया में लो इक्वलिटी है HDI के अचीवमेंट में, ठीक है। तो कि डेविएशन फ्रॉम जेंडर पेरिटी मोर देन 10% जो है डेविएशन है। फिर इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से कितने वेरिएशन हो गए, एक जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का ही, और दूसरा है इनइक्वलिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। इसके अंदर जो इंडिया डिक्लाइन कर रहा है, 6% डिक्लाइन कर रहा है, 140 इसमें रैंक है, ठीक है। और एक प्लेनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो पैसा वाली इनकम वाली चीजें आ गई, इनइक्वलिटी वाली, एनवायरमेंट वाली चीजें आ गई, और ये वुमन वाली चीज यहाँ आ गई, ठीक है। इसमें विद 3% डिफरेंस फ्रॉम HDI वैल्यू इंडिया रैंक से 127 रैंक। तो प्लेनेट मतलब जो अपने एनवायरमेंट रिलेटेड चीज हो गया उसमें 127 वाला है, जेंडर वाली चीज है उसके अंदर इसमें रैंक नहीं दी है, लेकिन 10% से ज्यादा डेविएशन आ रहा है। इनइक्वलिटी में 140 रैंक है, और HDI में हमारी रैंक है ऊपर कहाँ गई रैंक हमारी 134, ठीक है। और जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जो है इसके अंदर हमारी रैंक है 108, ठीक है। अब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये 2024 में वापस रिपोर्ट आई है। ये कौन पब्लिश करता है, UNDP और ऑक्सफोर्ड वाली जो है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव वगैरह, ठीक है। 112 कंट्रीज हैं, और इसने बोला है कि 112 कंट्री में 18% मतलब 1.1 बिलियन पीपल जो है एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहते हैं। विद 234 मिलियन इंडिया वाज द कंट्री विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। इंडिया के पास ही सबसे ज्यादा लार्जेस्ट पीपल है जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। फिर एक पॉलीक्राइसिस मतलब क्या कि सारी चीजें एक साथ आ गई है, कि पेंडेमिक में आ गई, क्लाइमेट चेंज भी आ गया, वॉर्स भी आ गए, ये सब हो रहा है, ठीक है। फिर एक ये स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ गया, फ्रेजिलिटी, क्लाइमेट रिस्क, हाइटेंड अनसर्टेनिटी वगैरह सब आ गए। फिर प्रॉस्पेरिटी गैप क्या होता है, इज द एवरेज फैक्टर बाय विच इनकम्स नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड टू ब्रिंग एवरीवन इन द वर्ल्ड टू प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड ऑफ 25% पर पर्सन पर डे, कि किस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे इनकम्स को, तो ताकि सब लोग $25 पर पर्सन पर डे की प्रॉस्पेरिटी स्टैंडर्ड से ऊपर आ जाए, ठीक है। उसके बाद MPI क्या होता है, ये होता है कि इट इफ ए पर्सन डिप्राइव्ड, मतलब मल्टीपल डिप्रीवेशन को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो आगे देखेंगे क्या क्या है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह में है। फिर 2010 से चालू हुआ है ये डिप्राइव कर, इफ ए पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ 1/3 और मोर ऑफ वेटेड इंडिकेटर्स दे आर आइडेंटिफाइड एज MPI पुअर। अगर 1/3 से ज्यादा डिप्रीवेशन है वेटेड इंडिकेटर्स से तो वो MPI पुअर है, ठीक है। अब इसमें 10 इंडिकेटर्स है, कैसे कैसे, एक है पहला हेल्थ 1/3, एजुकेशन 1/3 और लिविंग स्टैंडर्ड 1/3, इसमें भी हेल्थ है। लेकिन इसमें हेल्थ में है न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, और लिविंग स्टैंडर्ड्स में फिर 6 हैं, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स। फिर उसी हिसाब से इसमें बटा हुआ है, जैसे 1/3 यहाँ है, फिर 6 है तो 101/18 सब में है, 1/3 यहाँ है तो 2 है तो 1/6 सब में, ठीक है। इंडिया का नेशनल MPI भी निकालती है अब इंडिया, नीति आयोग निकालती है 2021 से। इस ये यूज करता है नेशनल NFHS सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है। इसके अंदर के 10 ओरिजिनल इंडिकेटर तो है ही है, इसके अलावा 2 इंडिकेटर और ऐड कर दिए, मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट, ठीक है। NMPI की वैल्यू जो होती है ये मल्टीप्लाई करते हैं हम हेड काउंट रेशियो एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी से। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, हेड काउंट रेशियो होता है कितना परसेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से नीचे है, और इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि उस लाइन से कितना दूर है, ठीक है। फिर पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो कम हो चुका है 29.17% से 11.28% 2022-23 में, ठीक है। और इंडिया और ऑन द ट्रैक है टू अचीव SDG टारगेट 1.2 की मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बाय एटलीस्ट उसको हाफ कम करना है, मच अहेड ऑफ 2030 उसे कम करना है, उसमें वो काफी ट्रैक पे है इंडिया। फिर मिडिल इनकम ट्रैप, मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, एक वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट रिलीज करी है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 मिडिल इनकम। इसमें क्या होती है कि कंट्रीज जो है, जैसे इंडिया जैसी कंट्री जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो ऊपर बढ़ रही है, ग्रोथ हो रही है, दे आर रन द रिस्क ऑफ फॉलिंग इनटू मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, सिचुएशन जहां पे रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज स्टैग्नेट्स एट मिडिल इनकम लेवल्स एंड फेल्स टू ग्रेजुएट इनटू रैंक्स ऑफ हाई इनकम कंट्रीज। क्यों, रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज तो है लेकिन धीरे धीरे इस तरीके से इतनी जल्दी स्टैग्नेट कर जाती है कि वो मिडिल इनकम से हाई इनकम कंट्रीज बन ही नहीं पाती और बीच में रुक जाती है। 2007 में मिडिल इनकम ट्रैप जो है वर्ल्ड बैंक ने कॉइन किया था। मिडिल इनकम कंट्रीज उनको किनको बोलते हैं, जिनकी पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम
$1135 से $13,846 होती है, ठीक है। और इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी अभी क्या है, $2,500, ठीक है। अब वे अहेड क्या है कि हाई इनकम स्टेटस पाने के लिए इनको 3 स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट, इन्फ्यूजन टू ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन। लेकिन 1 आई से 2 आई, 2 आई से 3 आई करने के लिए आपको क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि आप क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है कि प्रोसेस बाय विच न्यू इनोवेशंस रिप्लेस आउटडेटेड इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजीज एंड प्रोडक्ट्स लीडिंग टू इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे नए इनोवेशन रिप्लेस करते हैं पुरानी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और प्रोडक्ट को, ठीक है। फिर एक प्रेस्टन कर्व है, ये प्रेस्टन कर्व इसने दिया था 1975 में। ये बताता है कि इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ ए कंट्री डज नॉट कॉज मच ऑफ ए राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इट्स पॉपुलेशन बियॉन्ड ए पॉइंट। इनिशियली आपका क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ती तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ती। फिर बाद में क्या होता है कि पर कैपिटा इनकम कितनी बढ़ती जाओ लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है इतनी खास नहीं बढ़ती। तो एक प्रेस्टन कर्व है बस, ठीक है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस किसको मिला है? सिवरेज रिल्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस, कॉमनली नोन एज नोबेल प्राइज ऑफ इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं। 1968 में स्वीडन का सेंट्रल बैंक इसने चालू किया था। ये वन ऑफ नोबेल 5 नोबेल प्राइजेस नहीं है, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की विल में लिखा था 1895 में। और अमर्त्य सेन पहले इंडियन थे जिनको मिला था इकोनॉमिक्स में 1998 में, ठीक है। और 1969 में पहला इनको मिला था, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर है, अभी सेवन न्यू स्कीम्स कैबिनेट ने अप्रूव करी है। एक हॉर्टिकल्चर की स्कीम है, डिजिटल एग्रीकल्चर की स्कीम है, लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोटेक्शन की स्कीम है, नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट की स्कीम है, फिर कृषि विज्ञान केंद्र की स्कीम है, फिर क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, क्रॉप साइंस की बात करा है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर की एजुकेशन, मैनेजमेंट और सोशल साइंस को भी स्ट्रेंथन करके बात करा है। तो क्या क्या बात करा है? एक तो कृषि विज्ञान केंद्र की बात करा है, क्रॉप साइंस की बात करा है, एजुकेशन की बात करी है, लाइफ स्टॉक की बात करी है, डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करी है, हॉर्टिकल्चर की बात करी है और नेशनल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करी है। ये 7 मेजर स्कीम्स जो है कैबिनेट ने अभी अप्रूव करी है, ठीक है। अभी एक एनएसओ की स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट आई है, ठीक है। उसमें क्या बताया गया है कि जीवी के अंदर 18.2% जो है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर देता है। उसके अलावा जो सब सेक्टर्स है उसमें क्रॉप का तो डिक्लिनेशन हो रहा है, 62 से 54 हो गया है। फॉरेस्ट्री बढ़ गया है और लाइफ स्टॉक एंड फिशिंग भी बढ़ रहा है, ठीक है। फॉरेस्ट्री बढ़ा है, लाइफ स्टॉक फिशिंग बढ़ रहा है, लेकिन क्रॉप का कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो गया है। अब इशू क्या हो रहा है कि केवल 47% एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मैकेनाइज्ड है इंडिया में, चाइना में 60, ब्राजील में 75%। अब इश्यूज क्या है आरएनडी में? तो आरएनडी का एक्सपेंडिचर जो है ओनली 0.4% ऑफ एग्री का जीडीपी, इतना ही हम केवल आरएनडी करते हैं एग्रीकल्चर में। और 51% रेनफेड एग्रीकल्चर है इन नॉर्थ नेट्सोन एरिया। और कॉबवे फिनोमेना है कि कॉबवे फिनोमेना मोस्टली पल्सेस में लगती है, बाकी दूसरी चीजों में भी लग जाता है। कि कॉबवे फिनोमेना मतलब प्राइसेस बढ़ेगी मार्केट में क्योंकि प्रोडक्शन कम होगा। और जब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि जब फार्मर्स बहुत सारा प्रोडक्शन कर देंगे कि यार प्राइसेस लास्ट टाइम बढ़ी थी, उसके बाद वो प्राइसेस सडनली वापस गिर जाएगी तो फिर उनको प्रोडक्ट मिलता नहीं है, तो फिर वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से कॉबवेब फिनोमेना होता है, मोस्टली पल्सेस में होता है ये, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज भी होती है, क्यों होता है कि लिमिटेड फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज नहीं है, इनएफिशिएंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट में है, ये सब कॉबवेब फिनोमेना भी होती है। लेकिन जनरली जो बात की जाती है जिस रेस्पेक्ट में, उस बारे में बात बता रहा था, ठीक। हॉर्टिकल्चर सेक्टर, इसमें क्या है कि अभी कैबिनेट ने स्कीम अप्रूव करी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड क्लीन प्लांट प्रोग्राम अंडर द मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, एमआईडीएच के अंदर ये इन्होंने अप्रूव करा है, ठीक है। अब क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है? इसका एम है कि सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना है और रिड्यूस करना है डिपेंडेंस ऑन इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल पे, डिपेंडेंस रिड्यूस करना है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होगी? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और विथ आईसीएआर, ठीक है। इसमें क्या होगा? 9 वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट क्लीन प्लांट सेंटर्स बनाए जाएंगे, सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क होगा जो कि अंडर सीड्स एक्ट काम करेगा और लार्ज स्केल नर्सरी को सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। बेसिकली काम है कि इंपोर्टेड प्लांटिंग मटेरियल को कम करना है, ठीक है। इंडिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया अंडर हॉर्टिकल्चर 13.1% है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 90% ऑफ हॉर्टिकल्चर होता है, प्रोडक्शन होता है, बाकी फिर फूल वगैरह जो होता है, ठीक है। और ये एग्रीकल्चर ग्रोस वैल्यू एडेड में ऑलमोस्ट 33% कंट्रीब्यूट करता है। रैंक सेकंड नंबर इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन ग्लोबली आफ्टर चाइना और फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ बनानास, मैंगोस एंड पपाया, ठीक है। इंडिया इज रैंक 14th इन वेजिटेबल एंड 23rd इन फ्रूट्स। क्या इनिशिएटिव है हॉर्टिकल्चर में? एक तो एमआईडीएच सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हो गई,
फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हिमालयन स्टेट्स के अंदर हॉर्टिकल्चर मिशन हो गया, फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड हो गया, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड हो गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर सीएच नागालैंड वगैरह सब हो गया। फिर एक कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम फॉर हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, रिमोट सेंसिंग और जीआईएस को यूज करके चमन, याद रखना चमन है ना, चमन बोलते हैं चमन, इसके अंदर रिमोट सेंसिंग और जीआईएस यूज करके हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाना, इतना से याद कर लो बस। फिर एक क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है सुरक्षा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक सब्सिडीज मिलती है फार्मर्स को ई रुपी वाउचर के थ्रू। और एक सीडीपी जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का ही कंपोनेंट है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, बस चमन याद रखना है, बाकी और ये सब याद रखना है, ठीक है। फिर कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र क्या होता है, आईसीआर ने गोल्डन जुबली ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र को सेलिब्रेट किया। तो कृषि विज्ञान केंद्र क्या है, कृषि विज्ञान केंद्र है ओनली इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कि टेक्नोलॉजिकल बैकस्टॉपिंग है एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में, जो भी जितनी भी टेक्नोलॉजी अगर लगानी करनी जो भी आपको देखना है सब केवी के लेवल पे ही होगा। और ये इंटीग्रल पार्ट है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम का, ठीक है, ये नॉलेज एंड रिसोर्स सेंटर की तरह काम करते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता कमेटी जो थी इसने आइडिया दिया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फार्म साइंस सेंटर कृषि विज्ञान केंद्र का, पहला केवीके एस्टेब्लिश होता 1974 में पुडुचेरी में तमिलनाडु एग्रीकल्चर सोसाइटी के अंडर, और 100% फाइनेंसिंग सेंटर से आती है, ठीक है। फिर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, और इसके अंदर प्रिसीजन एग्रीकल्चर स्मार्ट फार्मिंग की बात की गई है, ड्रोन्स वगैरह टू फाइट लोकस वगैरह, ठीक है। बिल्ट ऑन टू एग्री फाउंडेशनल पीगल, पहला है एग्री स्टैक किसान की पहचान, एग्री स्टैक, इसमें क्या है ये डेटाबेस है एक, तो अब डेटाबेस से रिलेटेड जितने भी चीज का डेटाबेस हो सकता है सब इसमें आ जाएगा, कि फार्मर्स रजिस्ट्री होगा, उसमें फार्मर्स की आईडी होगी, डिजिटल एंटिटी होगी, जियो रेफरेंस विलेज का मैप होगा, लिंक टू फार्मर्स आईडी होगा, उसके फार्मर्स रिलेटेड डेटा, लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह, क्रॉप सोन की रजिस्ट्री होगी, डिजिटल क्रॉप सर्वे वगैरह होगा। तो जो भी एक रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर हो गया ये एग्रीस्टैक डिजिटल रजिस्टर। अब कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अब ये है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, ये डिसीजन देगा कि आपको अब ये करना है तब वो करना है, नाम से आप समझते हो। तो इंटीग्रेट रिमोट सेंसिंग डाटा को इंटीग्रेट करके जियो स्पेशल सिस्टम में फिर इन्फॉर्मेशन देगा क्रॉप की कंडीशन पे, वेदर के पैटर्न पे, वाटर रिसोर्सेज पे, उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। ये यूज करता है रिसेट वन सेटेलाइट और वेदर सेटेलाइट, ठीक है। फिर की टारगेट्स क्या है, डिजिटल आइडेंटिटीज बनानी है 11 करोड़ फार्मर्स की ओवर 3 इयर्स के ऊपर, और डिजिटल क्रॉप सर्वे लॉन्च करना है, ठीक है। लाइफ स्टॉक सेक्टर इन इंडिया है, इंडिया के पास लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बफेलो मीट है, सेकंड इन गोट मीट प्रोडक्शन भी है, फर्स्ट इन इनलैंड फिशरीज है, मिल्क प्रोडक्शन 25% ऑफ ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन का 30.19% ऑफ एग्रीकल्चर जीवीए है, और टोटल जीवीए में 5.73% है। इसका आइडिया होना चाहिए रफली, इस ये जो आइडियाज है ना, हल्का फुल्का जो आइडिया हो या हल्का फुल्का जो रेंज अगर पता होती है ना, में इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। फिर लाइफ स्टॉक के इश्यूज क्या है, एनिमल डिजीज हो गई, एफएमडी डिजीज हो गई, ब्रुसेलोसिस डिजीज हो गई, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो गया, इंडिया रैंक्स 4th इन एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल्स, हमारी प्रोडक्टिविटी है हर चीज में लो होती है, चाहे फील्ड की हो चाहे लाइफ स्टॉक की हो। फिर इनिशिएटिव क्या है, यूनिफाइड जीनोमिक चिप, गो चिप फॉर कैटल एंड महिष चिप फॉर बफेलो, ये बनाने की बात कर रहे हैं। एक इंडिजीनियस सेक्स सॉर्टेड टेक्नोलॉजी है, ताकि अवेलेबिलिटी ऑफ सेक्स सॉर्टेड सेमेन फॉर फार्मर्स एंड रिड्यूस कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग ओनली फीमेल काव्स, ताकि केवल फीमेल काव्स ही पैदा हो, ठीक है। फिर नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है एनएडीसीपी, तो कि एफएमडी और ब्रुसेलोसिस को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जिसमें आप डेवलपमेंट और कंजर्वेशन करते हो इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड को, इजी है सब कुछ। रिलेटेड न्यूज क्या है, पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट, ठीक है, इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री डेयरी लॉन्च एक पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट बनाया है, जहाँ पे आपको एक $25 मिलियन का इनिशिएटिव है G20 पेंडेमिक फंड, और ये हुआ था इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी में, ये याद रखना है, इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी में हुआ था, ताकि लो और मिडिल इनकम कंट्रीज की कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू एनिमल हेल्थ को वो एनहेंस कर सके। इम्प्लीमेंटिंग एंटिटीज क्या है, एडीबी, वर्ल्ड बैंक, एफएओ वगैरह, ठीक है। फिर वाइड रेवोल्यूशन 2.0, तो इंडिया का डेयरी सेक्टर क्या है, मिल्क प्रोडक्शन में फर्स्ट पे है, 25% वर्ल्ड का आउटपुट हम करते हैं, 4.5 to 5% इंडिया जीडीपी करता है, और वुमेन जो है पार्टिसिपेशन 70% से ज़्यादा है। एनडीडीबी फाउंड हुआ था डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, फादर ऑफ वाइड रेवोल्यूशन, 1965 में, डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड ऑपरेशन फ्लड 1970-96 विच लेड टू वाइड रेवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड हुआ, ऑपरेशन फ्लड से वाइड रेवोल्यूशन आया। अब वाइड रेवोल्यूशन 2.0 क्या बात है, इसके ऑब्जेक्टिव के मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय 50% पे बढ़ाना है, जो कि अभी प्रेजेंट लेवल है 5 साल में, ठीक है। और मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय डेयरी कोऑपरेटिव टू 1,000 लाख किलोग्राम पर डे बाय 2029 करना है, ठीक है। ये वाइड रेवोल्यूशन के 2.0 के की ऑब्जेक्टिव है। फिर एक नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट एनपीडीडी 2.0 है, इसमें क्या करना है कि विलेज लेवल मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम बनाने हैं, मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज बनानी है डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए,
ठीक है, डेयरी डेवलपमेंट की बात कर रहा है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल रहा था, अनाउंसमेंट ऑफ नेशन वाइड एक्सपांशन ऑफ कॉपरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स इनिशिएटिव, जो कि सक्सेसफुली पायलट गुजरात में सक्सेसफुल पायलट हुई। इसका नेशन वाइड एक्सपांशन करना है, सो दैट सभी जो भी डेयरी फार्मर्स है उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। इसे इंटरेस्ट फ्री कैश क्रेडिट देंगे डेयरी फार्मर्स को रुपए किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। ठीक है, फिर ऑपरेशन फ्लड वाज इंप्लीमेंटेड इन 3 फेजेस, ये सब ठीक है। फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ठीक है, तो इन्होंने एक प्रोग्रेसिव एक्सपांशन किया है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, फिर ये क्या है, ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये समझना है। एक तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, इसका मतलब कोई बड़ी बात हो रही है ये। ठीक है, तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, ये याद रखना है। और डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ये भी याद रखना है। तीसरा है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है, ये भी याद रखना है। कैसे होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, क्रेडिट गारंटी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब 1 लाख करोड़ विल बी प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज लोन्स विद इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम। 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा, और क्रेडिट गारंटी कवर मिलेगा CGTMSE से फॉर लोन्स अप टू 2 करोड़। 2 करोड़ तक के लोन्स में क्रेडिट गारंटी कवर भी मिलेगा, तो ईजी हो जाएगा लोन देना बैंक्स वगैरह के लिए, फार्मर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो लॉन्ग टर्म में फायदा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में। अब एग्रीटेक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है, एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो। ठीक है, तो क्या है, इट इज एन आउटकम ऑफ WEF AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। AI फॉर AI किसका इनिशिएटिव है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये याद रखना। ठीक है, अब इसमें क्या है कि वो वही है, हर चीज में आप AI वगैरह लगा रहे हो, तो 4 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग, स्मार्ट फार्मिंग, फार्म गेट टू फॉक, डाटा इज इनेबलर। ठीक है, और फिर कहाँ कहाँ एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में, ये सब ईजी है, कुछ नहीं है ऐसा इससे रिलेटेड कुछ खास नहीं है। फिर इंडिया के इनिशिएटिव एग्रीगेट टेक एडोप्शन में एक फसल है। फसल में क्या है, 2005 में चालू हुआ था, ताकि अर्ली फोरकास्ट मिले क्रॉप के आउटपुट पे। नाम पढ़ के समझ आ जाएगा क्या है ये। फिर दूसरा है किसान, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस की बात कर रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करके। तीसरा है एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज, तो इंडिया का फर्स्ट डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फॉर फार्मर सर्विसेज। फार्मर सर्विसेज के लिए पहला डाटा एक्सचेंज प्रोग्राम है। ठीक है, फिर कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ICCC, ट्रैक ड्रिवन सोल्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर यूजिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। डेटा एक्सचेंज क्या है, डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फॉर फार्मर सर्विसेज। क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है स्पेस को यूज करके, और पहला वाला जो है वो एग्रीकल्चर को फोरकास्ट करेगा, क्रॉप आउटपुट को फोरकास्ट करेगा, फसल जो है क्रॉप आउटपुट को फोरकास्ट करेगा सेटेलाइट्स वगैरह यूज करके। ठीक है, अब एमएसपी में 22 क्रॉप्स कौन सी होती है, ये हमको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसमें रबी क्रॉप्स कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है, कमर्शियल क्रॉप कौन सी है, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। फिर MSP फॉर तोरिया एंड डी हस्क कोकोनट जो है, इसको भी फिक्स किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ MSP ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड एंड कोपरा रेस्पेक्टिवली। ठीक है, और फिर CACP जो है रिकमेंड करती है MSP प्राइस। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो फाइनल डिसीजन लेती है। ये अनाउंस होता है बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन के आसपास। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो नोडल सेंटर प्रोक्योरिंग एजेंसी है फॉर व्हीट एंड पैडी। ठीक है, और फिर जो है MSP जो होता है, इसमें 3 चीजें होती है। एक A2 होता है ना, A2 में होता है ऑल कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस जो फार्मर्स इनकर करता है, सीड्स, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन। ठीक है, प्लस FL कर लेते हैं। FL क्या होता है, अनपेड फैमिली लेबर। ठीक है, तो ये A2 प्लस FL होता है। ये अभी करंटली यूज होता है MSP में। और रिसेंटली जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं वो ये है कि वो बोल रहा है कि आप C2 को भी इंक्लूड करो। C2 वो होता है जो रेवेन्यू फोरगोन हो चुका है, जब अगर खुद आप लैंड ओन करते हो, तो वो रेंट जो है कि अगर आप किसी और को देते रेंट पे, तो जो आपको पैसा मिलता उस वो C2 के अंदर आता है। या कोई फिक्स कैपिटल एसेट है, उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो फिक्स कैपिटल एसेट में वो फिर C2 में आएगा। ठीक है, तो C2 A2 F प्लस FL से ज्यादा होता है जो फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स इन इंडिया रजिस्टर्ड 8% डिक्लाइन दिस ईयर 2023-24। ठीक है, थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है। अभी हमारा किससे डिक्लाइन हुआ है, हमारा एम्बिशियस टारगेट था 60 बिलियन बाय 2022, जो कि इंडिया ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 में डिसाइड किया था, उसमें 8% का डिक्लाइन है। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो इंडिया के जो एक्सपोर्ट से 8% डिक्लाइन कर रहे हैं इस साल, और हम शॉर्ट रह गए हैं 60 बिलियन से 2022 में। ठीक है, जो हमारा टारगेट था इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग। ठीक है,
अब राइस जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है 21% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स, फॉलोड बाय मरीन प्रोडक्ट्स 15% और स्पाइसेस। तो राइस सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट का मेजर पार्ट जो है वो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का राइस है। फिर वेजिटेबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट का मेजर पार्ट है, 45% इंपोर्ट जो है वो वेजिटेबल ऑयल ही होता है, उसके बाद पल्सेस आती है, ये याद रखना है। सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्ट करते हैं, फिर मरीन प्रोडक्ट्स, फिर स्पाइसेस, और इंपोर्ट वेजिटेबल ऑयल, पल्सेस, फिर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है। इंडिया का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में क्या हिस्सा है 2022 में? 2.4 तो एक्सपोर्ट में है और इंपोर्ट में है 1.9%। ये डब्ल्यूटीओ की ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। फिर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या हुई थी 2012-18 में, कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को डबल करना था, $60 बिलियन से ऊपर लेके जाना था 2022 तक। एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना था, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लाने थे एक्सपोर्ट के लिए, और इंडिया का शेयर वर्ल्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में बढ़ाना था ग्लोबल सप्लाई चेन से इंटीग्रेट करके। ठीक है। क्या क्या स्टेप सेकंड फॉर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स क्या थे? ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम था, TIES, जिसमें क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी होते हैं जो कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते हैं उनको सेटअप करना था और अपग्रेड करना था गवर्नमेंट के थ्रू। फिर दूसरा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव। इसमें क्या होता था कि आप प्रोडक्ट फोकस और फोकस कंट्री अप्रोच थी, कि किसी कंट्री में स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपको वहां भेजना है, तो मार्केट का एक्सेस आपको बढ़ाना था दुनिया में। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। इसमें क्या होता था, इंटरनेशनल कंपोनेंट ऑफ फ्राइट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अंदर उनको फायदा मिलता था, कि अगर कोई चीज जा रही है, इंटरनेशनली जा रही है, तो ट्रांसपोर्ट पे कोई खर्चा हो रहा है या ट्रांसपोर्ट पे कोई टैक्स वगैरह लग रहा है, तो वो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती थी, उसको कम कर देती थी, सो दैट एक्सपोर्ट बढ़े। ठीक है। तो कुल मिला के ये सब तरीके हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने के, एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए। फिर एपेडा हो गई, ये एस्टेब्लिश हुई थी। ये जो एपेडा का जो एक्ट है 1985 में, ये एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, और GI रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन प्रोडक्ट अप्रोड भी ध्यान रखता है कि GI रजिस्टर्ड हो, कोई फ्रॉड ना हो उसमें। ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रेडमार्क वगैरह फाइल वगैरह करना है। फिर सर्व्स एज सेक्रेटरी टू नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड, एक्रेडिटेशन बोर्ड का भी सेक्रेटरीट है, ओवरसीइंग द एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट बॉडीज एंड ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट्स एंड अंडर नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया पायलट प्रोजेक्ट ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान इन कोऑपरेटिव सेक्टर फॉर 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज अक्रॉस 11 स्टेट्स। ठीक है। तो ये किसकी मिनिस्ट्री, ये किस मिनिस्ट्री में अंदर आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंडर। पर्पस किया डिसेंट्रलाइज स्टोरेज फैसिलिटी एट PACS लेवल को स्टैब्लिश करना है, अलोंग साइड अदर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। अदर इनिशिएटिव क्या है फॉर ऑगमेंटेशन ऑफ ग्रेन स्टोरेज कैपेसिटी के? वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WDRA, फिर WDRA का NWR आया था, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम है फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन, फिर एक नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स है। ये भी ठीक है, बस इसको हल्का फुल्का आइडिया ले लो। WDRA का NWR हमें अच्छे से पता होना चाहिए, बट स्टैटिक का टॉपिक है। फिर ग्रामीण भंडारण योजना है, फिर किसान संपदा योजना है, फिर अन्न दर्पण सिस्टम है, एमिंग टू मॉडर्नाइज FCI सप्लाई चेन मैनेजमेंट नोन एज डिपोर्ट ऑनलाइन सिस्टम। तो FCI का जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको अच्छा करना है। ठीक है। फिर FCI क्या है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये किस में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आती है, 1965 में आया था। फिर इसका खुद का एक्ट है, तो इसलिए स्टेचुटरी बॉडी हो गई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। अब क्या स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस, क्या क्या स्कीम्स हम कन्वर्ज कर सकते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गई, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम हो गई, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया, सब मिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन हो गया। ठीक है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की क्या है? PMFME, और फिर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। फिर कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इन सबको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि सिमिलर से काम है। फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड्स, NMEO ऑयल सीड्स, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है ये 2024-25 से 2030-31 तक, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड्स। ठीक है। अब प्रोडक्शन क्या है कि इंडिया में पूरी दुनिया का 15 से 20% ग्लोबल ऑयल सीड एरिया है। ठीक है। और ऑयल प्रोडक्शन 6 से 7% है, और टोटल प्रोडक्शन 9 से 10% है। ठीक है। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबल एडिबल वेजिटेबल ऑयल सेक्टर में, US, चाइना और ब्राजील के बाद। इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर है वेजिटेबल ऑयल का, उसके बाद चाइना और USA वगैरह आते हैं। और पाम ऑयल हमारा मेन होता है, मेन पाम ऑयल आता है। ठीक है। फिर सोयाबीन आता है, फिर सनफ्लावर आता है। सोयाबीन, सनफ्लावर, और ये पाम ऑयल। ये पाम ऑयल, सोयाबीन, सनफ्लावर। फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड्स, टारगेट्स क्या है 2030-31 तक कि हमको
प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाना है, ऑलमोस्ट 70 मिलियन टन के पास में लेके जाना है। डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को 25 से 26 मिलियन टन तक लेके जाना है। 72% ऑफ हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को उनको खुद मीट करना है। ऑयल सीड कल्टीवेशन को इंक्रीज करना है 40 लाख हेक्टेयर से बाय टारगेटिंग राइस एंड पोटैटो फेलोर लैंड्स। ये इतना डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, केवल आप रीड कर लो, एक थोड़ा सा आइडिया लग जाए, कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। बाकी ऐसा कोई नहीं पूछता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये टारगेट्स वगैरह कोई नहीं पूछेगा, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार नॉर्मली रीड कर लो इसको, ठीक है। फिर फोकस क्या है, प्रोडक्शन ऑफ की प्राइमरी ऑयल सीड क्रॉप को प्रोड्यूस करना है, बस ये ध्यान होना चाहिए। रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसम, ये सब ऑयल सीड है, इतना तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंडरी सोर्सेज से भी एनहेंसिंग, ये प्राइमरी ऑयल सीड ये है, और सेकेंडरी है कॉटन सीड, राइस ब्रान, टी बॉन्ड ऑयल्स, ये सब सेकेंडरी है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। की फीचर स्कीम क्या है, एक साथी पोर्टल होगा जिसमें आपको ऑनलाइन 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान फॉर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ सीड्स, ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी, होलिस्टिक इन्वेंटरी वगैरह, साथ ही पोर्टल होगा। एक 600 वैल्यू चेन डेवलप करने की बात हो रही है, इतना काम का नहीं है। अब चैलेंजिंग क्या है कि यील्ड पर हेक्टर कम होती है, सेकंड लार्जेस्ट क्रॉप कैटेगरी है इंडिया आफ्टर फूड ग्रेन्स, हाउ, लेकिन यील्ड बहुत कम है। और 72% ऑफ ऑयल सीड्स रेन फेड है, वहां तो फिर भी 50% के आसपास, यहाँ तो 72% है। फिर क्रॉप स्पेसिफिक कंसंट्रेशन होता है, किसी स्पेसिफिक स्टेट में स्पेसिफिक ऑयल सीड ही उगता है। फिर क्या क्या लिया हमने, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम जो है ये 2018-19 में हमने लॉन्च किया था इसको। फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल पाम ये लॉन्च किया 2021-22 में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और अंडमान निकोबार वगैरह में। प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान पीएम आशा जो है, इसमें हमने एमएसपी थ्रू प्राइस सपोर्ट स्कीम एंड प्राइस एफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यूज करा था ऑयल सीड्स के अंदर। फिर येलो रिवोल्यूशन ये चालू हुआ था 86-87 के अंदर एडिबल ऑयल को एनहेंस करने के लिए। फिर मिलेट जो है, इंडिया 80% ऑफ एशिया और 20% ऑफ ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन को अकाउंट करता है। फिर मिलेट छियन्ना, मिलेट क्या है, खरीफ क्रॉप है, स्मॉल सीरियल ग्रेन से बिलोंग टू पोआसीए फैमिली, ठीक है। इंडिया इज अमंग द टॉप 5 एक्सपोर्टर ऑफ द मिलेट। क्लासिफिकेशन क्या, मेजर मिलेट, सोरगम, पर्ल मिलेट, फिर माइनर मिलेट, फोक्सल, कोडो वगैरह। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है, फॉलोड बाय नाइजीरिया एंड चाइना। याद रखना है, इंडिया जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट है ना। टॉप 5 एक्सपोर्टर भी है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, ठीक है। फिर मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट के राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र वगैरह सब, ठीक है ना। फिर इनिशिएटिव टेकन टू मिलेट क्या क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, जो कि 18 और 2023 में हुआ था। नेशनल में 2018 में था, इंटरनेशनल 2023 में था। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके अंदर मिलेट को इंक्लूड करने की बात चल रही है, मतलब और बढ़ाया जा रहा है। सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0, जहाँ पे मिलेट्स एटलीस्ट वंस इन वीक देना होता है, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री फॉर मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हैं। फिर इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन, मिलेट प्रमोशन बढ़ा के न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आप एम करना चाह रहे हो, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। फिर स्पाइस स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक स्पाइस स्कीम है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर के लिए थ्रू एक्सपोर्ट अगर बढ़ा दोगे तो सस्टेनेबिलिटी रहेगी। तो एरिया अंडर कार्डमम वगैरह बढ़ाने की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद कार्डमम क्या होता है, स्मॉल कार्डमम होता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया होता है, ये सब स्टेट जो मिडल प्रोड्यूसर्स हैं इसके। लार्ज कार्डमम कहाँ उगता है, ये उगता है सब हिमालयन में, तो ये साउथ इंडिया वगैरह में हो गया, साउथ में, और ये सब हिमालयन में, तो ये लार्ज लार्ज चीजें ऊपर है, स्मॉल चीजें साउथ में, याद रखना कार्डमम, ठीक है। फिर स्पाइसेस इंडस्ट्री जो इंडिया है, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है, सब चीज में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर। कौन कौन से, चिली, क्यूमिन, टर्मरिक, जिंजर, कोरिएंडर, ये 76% ऑफ टोटल प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये याद रखना, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, ठीक है। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है 1987 में, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया एक 1986 के अंदर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है, कोचीन इन केरला है। फिर एक कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमेटी जो होती है, वो इंडिया होस्ट एंड चेयर्स कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। इसकी जो कोडेक्स कमेटी ऑन स्पाइस एंड culinary हर्ब्स है, इंडिया ही उसको होस्ट करता है और चेयर करता है, जो कि कोडेक्स एलिमेंट्रीज कमेटी के अंदर है, और एसबीआई सर्व एज सेक्रेटरीट, एसबीआई इसका सेक्रेटरी सर्व करता है। फिर पल्सेस भी आ जाते हैं, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और इंपोर्टर है पल्सेस का, ठीक है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं, मध्य प्रदेश और फिर राजस्थान, ठीक है। मेजर पल्सेस कौन सी, चिकपी, ग्राम, पीजन वगैरह ये सब है। फिर जो है ग्राम जो है वो 40% टोटल पल्स प्रोडक्शन होता है, ठीक है, ग्राम, याद रखना ग्राम। फिर इंडिया इंपोर्ट करता है कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। फिर एक्सपोर्ट कहाँ करता है, बांग्लादेश और चाइना में, ये याद रखना है। सिग्निफिकेंस ऑफ पल्स क्या है, 20 से 25% वेट बाय प्रोटीन होता है। फिर एनएफएसएम वगैरह यूज हो गया, आशा में प्राइस सपोर्ट स्कीम है केवल इसके लिए, ऑयल सीड्स के लिए दो दो है, और पल्सेस के लिए ये प्राइस सपोर्ट स्कीम है। क्रॉप डाइवर्सिफाइड प्रोग्राम वगैरह है, ठीक है।
फिर जूट जो है, जूट में थोड़ा सा डिप आ रहा है। और जूट नेचुरल फाइबर कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, सब ईस्टर्न इंडिया में। रेटिंग क्या होता है? जूट फाइबर इज लूजन फ्रॉम द वुडी कोर यूजिंग ए माइक्रोबियल प्रोसेस कॉल्ड रेटिंग। ठीक है, ये याद रखना। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी चाहिए? 15 से 34 डिग्री वार्म एंड ह्यूमिड वगैरह चाहिए। रेनफॉल काफी ज्यादा चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए, लोमी एलुवियल चाहिए, जो कि सब सुंदरबन और उस वाले एरिया में मिलता है काफी ज्यादा। फिर इंडिया जो है वर्ल्ड का 70% प्रोडक्शन कर रहा है। फिर नेशनल जिक जूट बोर्ड है, न्यू जूट बोर्ड एक 2008 के अंदर। फिर जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि जूट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रही है। फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है ऑफ द जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम एम्स टू मेक जेडीपीएस कॉस्ट कॉम्पिटिटिव ग्लोबली। फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन 1971 एज ए प्राइस सपोर्ट एजेंसी। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करा 1971 में, ये क्या है? एज ए प्राइस सपोर्ट एजेंसी। ठीक है, ये जूट आई केयर को जो है इंप्लीमेंट करती है। फिर जूट पैकेजिंग मटेरियल से कंपलसरी यूज इन पैकेजिंग कमोडिटीज एक्ट 1987 में, जहां पे जूट पैकेजिंग मटेरियल का कंपलसरी यूज करने के लिए बोल दिया गया था। ठीक है, फिर ये नेशनल नाबार्ड है जो मुंबई में है, ये एपेक्स डेवलपमेंट बोर्ड है, मोस्टली एग्रीकल्चर और रूरल के लिए काम करता है, ये ध्यान रखना हमको। ये 1982 में बना था नाबार्ड एक्ट 1981 के अंदर, बी शिवारमन कमेटी के उसके ऊपर। और उसका मैंडेट देख लो कि विलेज कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह, स्मॉल रूरल इकोनॉमी वगैरह, हैंडीक्राफ्ट वगैरह में काम आता है। ये होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है, तो ये क्या होती है? ये होती है ग्रास रूट लेवल आर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर रेफर टू इन्फोग्राफी। ये जो है इसको देखते हैं अभी ना। तो ग्रास रूट लेवल ऑफ आर्म्स से शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट अगर देना है शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए। ठीक है, अब रेगुलेशन क्या है कि पीएससीएस आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कंसर्न स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कि और एससीबी डीसीसीबी आर आल्सो रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ स्टेट कंसर्न आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन डीसीसीबी इज टू प्रोवाइड फंड्स टू पीएससीएस। ठीक है, पीएससीएस आर आउटसाइड परव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो स्टेट के जो कोऑपरेटिव बैंक के और डिस्ट्रिक्ट के जो कोऑपरेटिव बैंक है ना, ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर भी रेगुलेट होते हैं और आरबीआई भी रेगुलेट करती है। लेकिन पीएससीएस जो है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के बाहर है, तो वो आरबीआई इसको रेगुलेट नहीं करती है। ठीक है, इनकी रिफाइनेंसिंग कहाँ से होती है? तो नाबार्ड से होती है। और नाबार्ड कैसे करता है? बाय थ्रू डीसीसीबी एंड एससीबी। ठीक है, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर क्रेडिट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म में कैसे चलता है? प्राइमरी चलता है, फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल चलता है, फिर स्टेट चलता है। तो इन दोनों को तो क्या है, स्टेट और आरबीआई दोनों करता है, लेकिन इसको सिर्फ स्टेट ही करता है, आरबीआई के उसके ऊपर नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या चलता है? लॉन्ग टर्म में दो ही लेवल है। ठीक है, पहला तो है स्टेट या सेंट्रल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक। रूरल डेवलपमेंट बैंक आ रहा मतलब ये थोड़े बड़े बैंक से लॉन्ग टर्म क्रेडिट मिलता है, बड़ा क्रेडिट मिलता है। और फिर है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, पीसीआरडीबी। ये सब बड़े बड़े लोन देते हैं। ठीक है, और ये सब क्या है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट लोन्स। ठीक है, ये जो पीएसीएस वगैरह है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात हो रही है। ठीक है ना। फिर पीएसीएस ऑल्सो फंक्शन प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर्स। ठीक है, अब फिशरीज सेक्टर में क्या हुआ है कि कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट हुए हैं, जैसे नेशनल रोल आउट ऑफ वेसल कम्युनिकेशन सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, इससे क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं विद फिशरमैन। क्या कि केवल इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो भी ले सके। टू वे कम्युनिकेशन की बात होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर इंटीग्रेटेड एक्वापार्क्स डेवलप करने की बात कर रहा है, रीसर्कुलेटरी एग्रीकल्चर सिस्टम करने की बात कर रहा है, बायोफ्लोक करने की बात कर रहा है। फिर एक्वापार्क्स आर इंट्रोड्यूस्ड अंडर पीएम मत्स्य संपदा योजना टू फैसिलिटेट वेरियस फिशरीज एक्टिविटी इन वन प्लेस। सारी फिशरीज एक्टिविटी एक ही प्लेस में, एक्वापार्क्स। फिर आरएसीएस रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, ये क्या है? मैकेनिकल एंड बायोलॉजिकल फिल्टर्स वेयर द वाटर इन द फिश कल्चर टैंक्स इज रिसाइकल्ड एंड रीयूज रिमूविंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड मेटाबॉलिक्स। तो रिसर्कुल नाम में रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है, तो जितना भी पानी है उसको रिसाइकिल करके वापस यूज कर रहे हैं। फिर बायोफ्लोक क्या है? बायोफ्लोक एनवायरमेंटली फ्रेंडली एक्वाकल्चर टेक्निक है जो कि इन सिटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन में काम आती है। ठीक है, फिर इंडिया की फिशरी सेक्टर क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है, और 74% ऑफ फिश जो है इनलैंड से आता है। ठीक है, फिर मत्स्य संपदा योजना है, फिर रंगीन मछली ऐप है मल्टीलिंगुअल इन्फॉर्मेशन के लिए, ऑर्नामेंटल फिशरीज के ऊपर 8 लैंग्वेज के ऊपर है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी है, ये सब ठीक है। फिर सीवॉड फार्मिंग है, तो एक नीति आयोग ने स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपमेंट ऑफ सीवीड वैल्यू चेन है, कुछ मत्स्य संपदा योजना के अंदर भी सीवीड प्रोडक्शन की बात करी गई है। ठीक है, अदर की डेवलपमेंट क्या है? सेंट्रल सिल्क बोर्ड है, बेंगलुरु में है,
स्टेचुटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर है, 1914 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बना था। बाकी इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन है, तो मेंबर सेक्रेटरी ऑफ CSB इज वाज इलेक्टेड एज सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इंटरनेशनल सेरिकल्चर कमीशन फॉर द टेन्योर 2025 से 27 10 है, ठीक है। सेल प्रोडक्शन क्या है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सेल प्रोड्यूसर है, 42% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इन 2023। फिर कर्नाटका में जो है इसने ये 32% ऑफ टोटल सिल्क प्रोडक्शन करता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश करता है। इंडिया सारे तब की वेराइटीज प्रोड्यूस करता है, मलबरी, इरी, तसर, मोगा। ठीक है। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जो है, इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर NISA, इसने 100 ईयर्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट सेलिब्रेट किए हैं। कुछ 1924 में बना था एज इन नेचुरल रेजिडेंट गम्स इन रांची, झारखंड। ये नेम किया था 2022 में इसको ICAR NISA, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। और सेकेंडरी एग्रीकल्चर है क्या, ये है एक वैल्यू एडिशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज वेल एज अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, जैसे बी कीपिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। इसके अंदर किसी में भी अगर आप वैल्यू एडिशन कर रहे हो प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर, तो वो सब इसके अंदर आएगा, ठीक है। अब ICAR क्या है, ICAR जो है पहले इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1929 के अंदर। ये था एज रजिस्टर्ड सोसाइटी अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960। इसको रिकमेंड किया था बाय रिपोर्ट ऑफ रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर 1958 में। इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है, ठीक है। फिर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 3.1% है कैलेंडर ईयर 2023, कॉन्ट्रास्ट ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 5.1%, ठीक है। PLFS जो है 2017 में लॉन्च हुआ था, क्यों, ताकि एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को एस्टिमेट कर सके। अब इसमें ना अलग अलग चीजें ये पता होना चाहिए। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ना, ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन, कि कितने एम्प्लॉयड पर्सन है और टोटल पॉपुलेशन, तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। दूसरा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब क्या होता है, लेबर फोर्स होगा या तो कोई वर्किंग या फिर सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, जो भी वर्क करना चाहता है या फिर वो वर्क करता है, वो आएगा लेबर फोर्स में। और अब लेबर फोर्स में कितने लोग हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो वो आएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ठीक है। वर्कर में क्या आता है, वर्कर में केवल वर्किंग आता है, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा वर्कर से। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होगा, कि परसेंटेज ऑफ पर्सन अनएम्प्लॉयड अमंग पर्सन इन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में जितने लोग हैं उनमें से कितने परसेंटेज पर्सन जो अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। फिर दो टाइप की एक्टिविटी स्टेटस होती है, यूजुअल स्टेटस, करंट वीकली स्टेटस। यूजुअल स्टेटस जो होता है रेफरेंस पीरियड 365 दिन होता है, करंट वीकली स्टेटस को पीरियड 7 दिन होता है, ठीक है। रिलेटेड न्यूज क्या है कि साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट जॉब्स फॉर रेजिडेंस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक निकालता है, बोला उसने हाईलाइट किया है कि बिलो एवरेज एम्प्लॉयमेंट रेशियोज फॉर वुमेन वगैरह, कुल मिला के रिपोर्ट ये बंदा निकालता है, ध्यान रखना। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये निकालता है, ठीक है। फिर गिग इकोनॉमी है, गिग इकोनॉमी दो तरीके से होती है, प्लेटफॉर्म बेस्ड होती है, जैसे जोमेटो वगैरह बेस्ड ऑनलाइन और सॉफ्टवेयर एप्स वगैरह जोमेटो वगैरह, और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड को कैजुअल वर्कर्स जैसे डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह हो गया। इनिशिएटिव फॉर गिग वर्कर्स क्या है, कोड ऑन वेजेस 2019 में इसने यूनिवर्सल मिनिमम वेज और फ्लोर वेज की बात करी थी। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2022 में इसने सोशल सिक्योरिटी फंड एंड नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की बात करी थी। फिर ई श्रम पोर्टल है, जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है, यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ठीक है। और फिर PM सुरक्षा बीमा योजना है, जहाँ पे गिग वर्कर्स को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस ओवर कवर ऑफ ₹2 लाख फॉर ए ईयर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद लिविंग वेज और मिनिमम वेज। लिविंग वेज क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करता है, ये लोएस्ट लीगल RD वेज होता है। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करता है, ये केवल एक्सप्लोटेशन रोकता है, तो ये नेगेटिव होने से रोकता है, ये चीजों को पॉजिटिवली प्रमोट करता है। फिर इश्यूज विद द प्रेजेंट सिस्टम क्या है, कि मिनिमम वेज एक्ट 1948 प्रोवाइड्स गाइडलाइंस बट डज नॉट स्पेसिफाई द मिनिमम वेज, क्योंकि गाइडलाइंस देता है, वेज स्पेसिफाई नहीं करता है। फिर कोड ऑन वेजेस पास 2019, इसने एक यूनिफॉर्म वेज फ्लोर जो है इसने प्रपोज किया था, ठीक है। अगर एक बार इंप्लीमेंट हो जाएगा तो अप्लाई हो जाएगा। फिर IRDA ये आई है, तो ये इसने आइडेंटिफाई किया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को एंड न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को, DSIIs, ठीक है, 3 कॉर्पोरेशंस को इसने आइडेंटिफाई किया। अब ये DSII क्या है, ये इंश्योरेंस ऑफ सच साइज होगा जो डोमेस्टिकली क्या डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है, बड़ी साइज होगी, इनकी बहुत मार्केट इंपॉर्टेंस होगी, टू बिग टू फेल हो जाएगा, टू इंपॉर्टेंट टू फेल वगैरह वगैरह, ठीक है।
अब IRDA जो इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद है, मल्होत्रा कमेटी ने बोला था तब बना था, ऑटोनोमस बॉडी बना था 1999 में, फिर स्टेचुटरी बॉडी बना 2000 में, जो IRDA एक्ट आया 1999 में। 10 मेंबर बॉडी है, चेयरमैन है, 5 फुल टाइम है, 4 पार्ट टाइम है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे काम यही करता है। अब इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP, ठीक है। पेनिट्रेशन इंश्योरेंस प्रीमियम टू GDP 4.2%। डेंसिटी आ रही है इसमें, पॉपुलेशन याद रखना। तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू पॉपुलेशन तो $91, ठीक है, याद रखना। फिर इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, ये IRDA का कमिटमेंट है, ठीक है। उसके बाद बिजनेस इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, वर्ल्ड बैंक एक लॉन्च किया है बिजनेस रेडी इंडेक्स, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का अपना ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स जो है वो उसको हटा दिया गया है, क्योंकि उसमें बोला कि उसमें डिस्क्रिपेंसीज आ रही है कुछ ना कुछ एलिगेशन से। तो अभी इसने उन्होंने नया निकाला है बिजनेस रेडी बी इंडेक्स, ठीक है। ये असेसमेंट कर रहा है 50 इकोनॉमीज को एक्सक्लूडिंग इंडिया, इंडिया को एक्सक्लूड कर दिया इसने। 3 ईयर रोल आउट फेज है 24 से 26। इसने वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। बी रेडी इंडेक्स किया 3 महीने जैसे रिफॉर्म एडुकेसी, कितने रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं, पॉलिसी गाइडेंस की पॉलिसी चेंजेस कैसे कैसे क्या करनी चाहिए, फिर एनालिसिस एंड रिसर्च करके भी दे रहा है ये विद डेटा टू सपोर्ट, ठीक है। इंडिया हालांकि बाहर है तो इसलिए इतना काम का नहीं, लेकिन क्योंकि EOD भी काफी बड़ी चीज थी, PYQ पूछा गया है, तो इसलिए बी रेडी इंडेक्स में बड़ी चीज होती है, इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना, है ना। अब क्या टॉपिक्स हैं इसके अंदर, सेम से टॉपिक है, 3 मेन है, डिजिटल अडॉप्शन, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी और जेंडर। डिजिटल में क्या आएगा, बिजनेस के एंट्री, बिजनेस लोकेशन, यूटिलिटी सर्विसेज, लेबर, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंटरनेशनल ट्रेड, टैक्सेशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मार्केट कंपटीशन, बिजनेस इंसॉल्वेंसी। थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इनका, ठीक है। पिलर क्या है, पिलर 1 2 3 है। पहला है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, दूसरा पब्लिक सर्विसेज है, फैसिलिटेट्स सपोर्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस टू एनेबल बिजनेस एक्टिविटीज, और ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ठीक है। अब इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री भास्कर इनिशिएटिव फॉर इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने क्या लॉन्च किया, भास्कर भास्कर भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, किसके लिए, इंडिया के स्टार्टअप की इकोसिस्टम के लिए। ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सेंट्रलाइज स्ट्रीमलाइन एनहांस कोलैबोरेशन अमंग्स की स्टेकहोल्डर्स, कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा। इसका प्राइमरी गोल है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बनाए फॉर स्टेक होल्डर्स विद इन स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। एक लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बनाना चाह रहा है ये। इट इज अंडर स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर है ये, ठीक है। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसा है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम आफ्टर US एंड चाइना इन द वर्ल्ड विद 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एज पर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, रिलीज बाय रिसर्च ग्रुप हुरुन 2023 में, ठीक है। इंडिया के पास 67 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स है, थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है, और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जो है कौन निकालता है, हुरुन ग्रुप निकालता है, 2023 में निकाला था। यूनिकॉर्न क्या होता है, यूनिकॉर्न एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी होती है जो कि लिस्टिंग पे नहीं होती है पब्लिक एक्सचेंज पे, और इसकी वैल्यूएशन होती है 1 बिलियन या उससे ज्यादा, और ये वेंचर कैपिटल के थ्रू सपोर्ट होती है। गजल्स एंड चीता, गजल्स जो होती है वो 3 साल में जो यूनिकॉर्न चला जाएगा वो गजल्स होती है, चीता जो होती है वो 5 साल में यूनिकॉर्न चलेगा वो चीता होता है, ठीक है। फिर DPIIT ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज किया बिजनेस एज ए स्टार्टअप, ये रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। स्टार्टअप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, 10 साल से छोटा होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होनी चाहिए, और उसका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स में, ठीक है। की सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स कहाँ से आती है, तो वेंचर कैपिटल आता है, प्राइवेट इक्विटी एंजल फंड्स आता है। ये कौन होते हैं, ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स होते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं वेंचर कैपिटल, ठीक है। थोड़ा तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला चीज रहता है। फिर इसके अंदर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं, पूल प्राइवेट फंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट कैटेगराइज इनटू, इसमें 3 कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 2 3। 1 में होती है कैपिटल फंड्स, एंजल फंड्स, सोशल वेंचर फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ठीक है। डाइवर्स 3 जो होती है वो डाइवर्स कैटेगरी 3 जो होती है वो डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे हेज फंड्स, और जो 1 और 3 में नहीं आता है वो सब आ जाते हैं कैटेगरी 2 में। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ये प्रूवन मार्केट ट्रैक्शन के अंदर, वैलिडेटेड बिजनेस मॉडल के अंदर फिर आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और एंजल इन्वेस्टर कौन से होते हैं, ये रिस्की स्टेज पे इन्वेस्ट करते हैं ताकि स्टार्टअप को इनिशियल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर इनिशिएटिव्स टेकन फॉर स्टार्टअप्स, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, मार्क पोर्टल है ऑफ स्टार्टअप इंडिया बाय DPIIT, मेंटरशिप एडवाइजरी असिस्टेंस रेजिलियंस ग्रोथ वगैरह, ठीक है। एक मार्क पोर्टल है ऑफ स्टार्टअप इंडिया बाय DPIIT। फिर एक फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम है, फंड के लिए देने के लिए, फंड्स वाइज सपोर्ट करने के लिए। फिर स्टार्टअप इंडिया बाय DPIIT है, नर्चर करने के लिए इनोवेशन। फिर स्टार्टअप ग्रांट्स निधि प्रोग्राम है बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। फिर समृद्ध है, फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मीटी फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेशन अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन
सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019, ठीक है। स्टार्टअप एक्सेलरेशन के लिए नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019, समृद्ध फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मीटी फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेशन। फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है जिसमें 20 लाख तक का लोन मिलता है, ठीक है। अब एंजल टैक्स है। एंजल टैक्स क्या होता है? एंजल टैक्स होता है कि इनकम टैक्स दैट द गवर्नमेंट इम्पोज ऑन फंडिंग रेज्ड बाय अनलिस्टेड कंपनीज और स्टार्टअप्स इफ देयर वैल्यूएशन एक्सीड्स द कंपनीज फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर आपको फंडिंग मिल रही है अनलिस्टेड कंपनी या स्टार्टअप, तो उसके ऊपर फिर एंजल टैक्स लगेगा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि क्या होता है कि फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग होने लग जाती है इस तरीके से, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एंजल टैक्स लगाया जाता है। बट रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है कि वो अबोलिश करेगा एंजल टैक्स फॉर ऑल क्लास ऑफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़े। और ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? कर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टैक्स इवेजन लीगल प्रोविजन का सेक्शन 56 टू 7B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। कवरेज के अर्लियर अप्लाइड ओनली टू लोकल इन्वेस्टर्स बट द बजट 23 इज वाइडेंड इट्स एम्बिट टू इंक्लूड फॉरेन इन्वेस्टमेंट विद सम एक्सेप्शंस। सम एक्सेप्शंस याद रखना है, ठीक है, सबको अलाउ नहीं किया। इम्पैक्ट क्या है कि रिवर्स फ्लिपिंग होगा। रिवर्स फ्लिपिंग मतलब क्या होता है? जो कंपनीज ओवरसीज चली जाती है, स्ट्रेटेजिकली रिपेट्रेट करती है वापस अपने लीगल हेडक्वार्टर टू होम कंट्री, क्योंकि अब यहाँ पे मुझे ज्यादा फायदा मिल रहा है, जैसे फोन पे एंड ग्रो। अब पेटेंट अमेंडमेंट रूल आए 2024, जो कि पेटेंट रूल्स को 2003 को अमेंड कर रहे हैं। पेटेंट का एक्ट है 1970 में। पेटेंट्स क्या है? टेरिटोरियल राइट है टू ओनली एप्लीकेबल इन द कंट्री और रीजन इन विच पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड। तो लैंड का राइट, टेरिटोरियल राइट है, टेरिटोरियल पे ही लगता है। पेटेंट का क्राइटेरिया है कोई भी एक्सक्लूडेड कैटेगरीज नहीं होनी चाहिए, नोवेल्टी होनी चाहिए, उसका कोई एप्लीकेशन होना चाहिए, इनोवेटिव अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है। अब रेगुलेशन ऑफ पेटेंट्स क्या है? वीपो जो है उसको रेगुलेट करता है, पेटेंट अदर आईपीआर एंड एडमिनिस्टर करता है रिलेटेड कन्वेंशन ट्रीटीज इंक्लूडिंग पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी एंड बुडापेस्ट ट्रीटी। तो ये तीन चीजें, पेरिस कन्वेंशन, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी और बुदापेस्ट ट्रीटी, ठीक है। फिर डब्ल्यूटीओ का ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स है, जो कि 1994 में साइन होता है, ऊपर पढ़ा था हमने। फिर इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 का, जो कि डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स से कंप्लाई करता है। और उसके बाद 2005 का अमेंडमेंट जो है उसने एक्सटेंड किया प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू एरियाज फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर केमिकल्स को भी, और पेटेंट का पीरियड जो है 20 साल है इंडिया में। और नॉन पेटेंटेबल आइटम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है, या फिर एनी पार्ट्स इंक्लूडिंग सीड्स एंड वेराइटीज एंड स्पीशीज, ये जो है ये नॉन पेटेंटेबल आइटम्स है। अब क्या अमेंडमेंट लेके आए? सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप देंगे। फिर टाइम लिमिट जो है फाइलिंग फॉर एग्जामिनेशन रिड्यूस फ्रॉम 48 मंथ से 31 मंथ्स हो गया है। ये इतना कुछ काम का नहीं है। रूल्स हैं तो रूल्स, बहुत सारे रूल्स आते रहते हैं, इतना काम के नहीं होते। रूल्स से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं। वंस इन ए वाइल। रिन्यूअल फी जो है रिड्यूस बाय 10% इफ, अगर 4 साल से पहले ही आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर पेमेंट कर दिया तो 10% रिन्यूएबल फी कम हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी टू फाइल द स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पेटेंट्स जो है वो रिड्यूस वंस इन ए फाइनेंशियल ईयर टू वंस इन 3 फाइनेंशियल ईयर। हर साल में आपको फाइल करना पड़ता था स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग ऑफ पेटेंट्स, लेकिन आप 3 साल में एक बार ही करना है, ठीक है। इश्यूज या चैलेंजेस क्या है कि पेटेंट एवरग्रीनिंग होती है, कि थोड़े से चेंजेस करके फिर से पेटेंट ले लेते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग की हमने ऊपर बात करी थी कोविड के टाइम पे, जो इंडिया ने ली थी, ठीक है। ओनर की कंसेंट के बिना गवर्नमेंट अलाउ कर देती है टू प्रोड्यूस पेटेंटेड प्रोडक्ट, ठीक है। फिर की इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट पेटेंट फाइलिंग इंडिया, तो नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर पॉलिसी 2016 में, जिसमें सब ईज करने की बात कर रहा है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन वगैरह है, ठीक है, नीपम वगैरह। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है 2024 का, एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। रिसेंटली ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 किसने रिलीज किया? विपो ने और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीड बिजनेस स्कूल। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इसमें थीम क्या था? अनलॉकिंग द प्रॉमिस ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अब टॉप रैंकिंग क्या थी? स्विट्जरलैंड की, फिर स्वीडन की। इंडिया की रैंकिंग 39 आउट ऑफ 130 नेशन, इंप्रूविंग रैंकिंग में 1 पोजीशन फ्रॉम 40 से 29 पे आ गया इंडिया, ठीक है। और इंडिया टॉप रैंक हासिल करता है लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, सेंट्रल सोशल एशिया वगैरह में। बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई आर टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर्स। अब विपो क्या है? विपो जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये 1967 में बना था, विपो कन्वेंशन के थ्रू बना था। और इसने विप्री था पहले, विप्री से ट्रांसफर होकर ये विपो बन गया था, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी है एक्टिंग एज ए ग्लोबल फोरम फॉर आईपी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन, ठीक है। मेंबरशिप के 193 मेंबर स्टेट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया। और इसकी कन्वेंशन क्या है? बर्न कन्वेंशन, वॉशिंगटन ट्रीटी, पेरिस कन्वेंशन, ये सब हमने ऊपर भी देखा था। सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स। एक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है। इसने 12th एडिशन निकाला है। टॉप कंट्रीज में यूएसए, यूके, फ्रांस है। इंडिया की पोजीशन 42 आउट ऑफ 55 है। ये याद रखना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जो है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स निकालता है।
ठीक है। और आईपी इंडेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन निकालता है, जिसमें इंडिया की 40th पोजीशन है, वो निकालता है विपो। ठीक है। ये 40th पोजीशन एक्चुअली 2023 में थी, अब तो 2024 में तो 39 ऊपर लिखा है ना। ठीक है। अब ये ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज, तो विपो जो है इसने ये अडॉप्ट करी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज। तो ये विपो की पहली ट्रीटी है जो कि इस इंटरफेस को एड्रेस कर रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जेनेटिक रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। काफी पेक्युलर इंटरफेस है। ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन क्या है, अडॉप्टेड बाय कंसेंसस अमंग मोर देन 150 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। इट विल कम इनटू फोर्स 3 months आफ्टर रेटिफाइड बाय 15 पार्टीज। 15 पार्टीज को रेटिफाई कर देगी, उसके 3 महीने में आ जाएगी। ठीक है। अब इसका एम क्या है, वही पेटेंट सिस्टम का है, ट्रांसपेरेंसी, एफिकेसी, क्वालिटी वगैरह करना, ये सब। अब ट्रीटी एक्नॉलेज द यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, इसको भी इसने रिकग्नाइज किया यूएनडीआरआईपी को और उसकी कमिटमेंट्स को। यूएनडीआरआईपी लीगली नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, अडोप्टेड बाय जनरल असेंबली इन 2007। ठीक है। कि इंडिजिनस पीपल के राइट्स को आप हेम्पर नहीं होने दोगे, वो इंश्योर करोगे। की प्रोविजंस क्या है ट्रीटी के, कि मैंडेटरी पेटेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, पेटेंट एप्लीकेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ओरिजिन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज एंड इंडिजिनस कम्युनिटी प्रोवाइडिंग ट्रेडिशनल नॉलेज, कि उनको ओरिजिन बताना पड़ेगा जेनेटिक रिसोर्सेज का और इंडिविजुअल कम्युनिटी का, जो भी इसको ट्रेडिशनल नॉलेज दे रहा है। और मैंडेटरी लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क नेशनल लेवल पे बनाना पड़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा डेटाबेस बनाने के लिए। ठीक है। और फिर एक असेंबली होगी मेड अप ऑफ 1 डेलीगेट फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अदर प्रोविजंस क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल ऑन पेटेंट फाइल्ड बाय प्रायर टू एंट्री इनटू फोर्स, और उन पे एप्लीकेबल नहीं है जो इससे पहले पेटेंट फाइल हो चुके हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो है वो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ विपो करेगा। ठीक है। मेजर्स बाय गवर्नमेंट ऑफ टू प्रोटेक्ट इंडिया ट्रेडिशनल नॉलेज जेनेटिक रिसोर्सेज क्या है, टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल डिपोजिटरी है। बायोपेरेसी और रॉन्गफुल पेटेंट्स रोकने के लिए इंडिया का पेटेंट एक्ट है। फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, पीपीवी एफआर जो बोलते हैं, 2001 में इसमें क्वेश्चन आ चुका है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से अलाइंड है। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, कम्युनिटी राइट्स देने के लिए। जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1999 है, ये गारंटीज कलेक्टिव राइट्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, जे टैग वगैरह जिसको बोलते हैं। यूनेस्को रिकग्निशन योगा, जैसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज बोला गया है। ठीक है।